बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फ़ज़ल और शुक्र के साथ पीडियाट्रिक्स को हम शुरू करने लगे हैं। इसके अंदर न्यूनेटोलॉजी की सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट थी तो हम न्यूनेटोलॉजी के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। मोर और लेस इसके अंदर से ना एमसीक्यूज़ पोर्शन ज़्यादा आता है, ठीक है, एससीक्यूज़ कम आते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में अब ये पैटर्न फॉलो ही नहीं होता। ये जो यूनिवर्सिटी भेजती है ना कि हम इतने फ़लाँ चैप्टर से ये देंगे, मुझे नहीं लगता ये कोई फॉलो करते हैं। ये जस्ट स्टूडेंट को एक ट्रैप करने के लिए है कि वो स्टूडेंट इसके ऊपर कम तवज्जो दे, उसके ऊपर ज़्यादा दे, तो वो यहाँ से फिर क्वेश्चन उठा कर दे देते हैं। फिर सारे मुँह उठा के बैठे होते हैं, यार ये तो गल वध गई है मुख्तियारिया, ठीक है। मतलब कि यहाँ से भी आपका यूक्यू मुझे लग रहा है कि इस साल आएगा, ज़रूर आएगा। तो न्यूनेटल रिससिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट ऑन सेट ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस, अर्ली ऑन सेट ऑफ न्यूनेटल सीयर्स है। जॉन्डस न्यूनेटोरम इतना इंपॉर्टेंट है, और मैक्रोसोमिया जो कि डायबिटिक मदर के अंदर होती है, ठीक है। उससे पहले अगर आपने 9 के 9 एमसीक्यूज़ अगर आज मैं आपको क्लियर करवा दूँ तो मानोगे, ठीक है। कोशिश करूँगा अल्लाह ताला की रहमत से कि हम सारे के सारे एमसीक्यूज़ यहाँ से क्लियर कर लें, ठीक है। इसके अलावा कुछ हमारे पास क्लासिफिकेशन है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ न्यूनेटल रिससिटेशन के स्टेप्स हैं, वो आपको फिंगर टिप्स पे किस तरह करनी है, और केस ऑफ द न्यू बॉर्न और एपगार स्कोर, इवन कि आपकी ये ओएसपी तक, आपके वाइवा तक जान नहीं छोड़ेंगे। अगर मेरी जान इसको समझ लिया तो ठीक है, वरना फिर आप सारी उम्र रोते रहोगे। प्री मेच्योरिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन और बाकी कुछ टॉपिक्स हैं वो आपके साथ एंड में मैं शेयर करूँगा, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर कोई इतनी ये एक वीडियो देख लेगा ना, तो इंशाल्लाह ज़्यादा नहीं तो बहुत हद तक जो है ना वो इसका कवर हो जाएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आज की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आ जाते हैं ना, ठीक है, कुछ मेरे डर्टी निमोनिक्स हैं, होपफुली आपको जो है ना इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए। सॉरी कि आज थोड़ी सी वीडियो मैं लेट बना रहा हूँ, क्योंकि यार आज मैं वापस आया तो तबीयत बहुत ज़्यादा अपसेट थी, तो मैं फिर मेडिसिन खा के सो ही गया। अब अभी उठाऊँ तो मुझे देखा मैसेजेस बहुत भरे हुए हैं, लोग वेट कर रहे हैं। स्पेशल थैंक्स टू ऑल माई बहुत प्यारे सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे रिमाइंडर भेजते रहे कि यार करवाओ पीड़ा शुरू करवाओ, हर सूरत करो। मैंने कहा चलें यार, जैसा भी है शुरू तो करनी पड़ेगी ना, ठीक है। अब इसके अंदर देखो ना, ये जिसको डेफिनेशन नहीं आती मेरी जान, आप अच्छी माँ भी नहीं बन पाएंगी, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है बहुत सी गर्ल्स की फ़ाइनल ईयर के अंदर मंगनियाँ, और फिर फाइनल ईयर के बाद धूम धड़का होना शुरू हो जाता है। तो आफ्टर टपाटप जो भी आपका न्यू नेट पैदा होगा, देखो पैदाइश से लेके 1 साल तक जो भी आपके पास चाँद आपका होता है ना, ठीक है, उसे हम कहते हैं इन्फेंट, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी तो कुछ वीक्स चलते हैं, ठीक है। जो गर्ल शादी करवाती है उसके बाद एलएमपी, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से लेके हमने उसको देखना है, कुछ उसके वीक्स हैं, ठीक है। उसके लिए मैंने निमोनिक याद किया हुआ है कि हमने पता है ना, हम कहते हैं 14वीं का चाँद है, ठीक है। अमूमन ये जो दाइयाँ होती है कहती हैं अल्लाह आपको चाँद सा बेटा दे, तो यहाँ से मैंने याद किया हुआ कि 14 है ना, 14 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनता है 28। तो 28 वीक जो है ना, ये हमेशा मुझे भूल जाया करता था। मैं कभी 26 बोल देता था, कभी 24, कभी मैं 32 बोल दिया। तो मैंने यूँ याद किया कि 14वीं का चाँद, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 28 वीक यहाँ पे न्यूनेटोलॉजी के अंदर हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक हो गया। अब देखो मैं इसको जो है ना वो एक मैं मुख्तलिफ बुक्स को कंबाइन करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैं लाइन ड्रा करता हूँ, यार असल में आज मार्कर सारी मेरी ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है, और मुझसे गया ही नहीं गया बाजार आज, ठीक है। ये एक लाइन है। इससे पहले जो है ना जितना भी है एलएमपी से लेके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से लेके, ये मेरी जान हमारे पास सपोज करें 28 वीक तक की पीरियड, ठीक है। 28 हफ्ते हो गए हैं उसको अपने यूट्रस के अंदर, वो बेबी उसके पड़ा हुआ है, ठीक। अब इससे पहले या 28 वीक तक जो भी मामलात होंगे बच्चे के साथ, ठीक है, मतलब यूँ कह लें कि मर गया है बच्चा, वो मिस कैरेज हो गया, जो भी होगा उसको हम कंसीडर करेंगे कि ये फीमेल अबार्शन इसका हो गया, ठीक है। ABORTION अबार्शन की डेफिनेशन ये है कि हमारे पास 28 वीक। और रिमेंबर पाकिस्तान क्योंकि डेवलपिंग कंट्री, आई थिंक ये पूर कंट्री में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अबार्शन के लिए हमने 28 वीक जो है ना वो किया हुआ है। लेकिन ये जो डेवलप्ड कंट्री है USA, अमेरिका, ठीक है, इनके अंदर जो हमारे पास अबार्शन के लिए वो क्राइटेरिया सेट करती हैं, वो हमारे पास 24 वीक होती है। तो जो लोग प्लेब UK UMLE कर रहे हैं, तो मेरी जान अगर वो 24 वीक तक भी आ गया ना, ठीक है, तो उसको आप जो है ना वो अबार्शन जो है ना वो कंसीडर करेंगे,
ठीक है। तो डेवलप्ड कंट्री में 24 वीक, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और ये जो गरीब गुरबा वाले ममालिक है ना, ठीक है, तो इनके अंदर ये होता है कि ये 28 वीक जो है, क्यों, क्योंकि अगर 24 वीक में होगा तो उनसे जो है ना वो कुछ भी पता ही नहीं चलता इन्हें आम तौर पे। अच्छा, फिर जी है 28 वीक से लेके ये लाइन मैं इसके अंदर ड्रा कर रहा हूँ मेरी जान, ये हमारे पास है जी, बच्चा आपका बर्थ हो गया है, वह वह, ठीक है। तो बर्थ ऑफ दी बेबी जो है ना, ये यहाँ पे हो गया है, ठीक है। तो अब 28 वीक से लेके बर्थ तक, वो कहते हैं ना परियां आके जो है ना, वो अमूमन ये जो कहानियाँ पढ़ते थे कि भी बच्चा एक पूछता है कि मैं कैसे पैदा हुआ, कहते परी आके आपको जो है ना वो छोड़ गई थी टोकरी के अंदर। अच्छा, हमें पता है जो परियां आके छोड़ती हैं ना, ठीक है। ये जो बर्थ तक है ना, तो बर्थ से पहले परियां आई हैं, तो इसको मैं कंसीडर करता हूँ प्री नेटल पीरियड। तो परी से प्री नेटल पीरियड कैसा ही, ठीक है, बर्थ तक। फिर बर्थ से लेके अब 1 हफ्ता हो गया है, ठीक है। अब 7 डेज़ तक जो है ना वो आप आ जाओ मेरी जान, ये वाली लाइन, ठीक है। अब 1 हफ्ता हो गया है, सारे उसके मामे चाचे ताए सारे आ गए हैं, ठीक। तो ये हमारे पास हो गया बर्थ टू 7 डेज़। तो क्योंकि बच्चा हमारे पास नवा नकोर पैदा हुआ है, ठीक है, तो बर्थ से पहले 7 दिन तक यू है, तो वो न्यू नेट नवा नकोर पैदा हुआ है। लेकिन हम इसे कहेंगे अर्ली न्यू नेट, जो 7 दिन तक अगर आपके पास बच्चा आपके हॉस्पिटल में आ गया तो आप उसको क्या लिखेंगे, अर्ली न्यू नेट है ये, ठीक है, नवा नकोर बच्चा और बहुत अर्ली, मतलब पहले 7 दिनों में आ गया है। फिर 7 से मेरी जान उसी तरह 14वीं के चांद के ऊपर चले जाओ 28 में, तो फिर हम 14वीं के चांद की तरफ चले गए, 14 दूना 28, तो 7 डेज से लेके 28 डे तक। अब बच्चा तो बर्थ के बाद नवा नकोर पैदा हो गया, तो वो अगर 7 दिन के अंदर है तो अर्ली न्यू नेट है। अगर वो पहले 28 दिन के अंदर है, 7 से दिन गुजर गए, अब वो 28वें दिन तक आ रहा है ना, तो इसको मैं क्या कहूँगा, न्यू नेट तो है, नवा नकोर पहले 28 दिन में तो बच्चा है न्यू नेट, लेकिन ये क्या है, लेट वाला है, ठीक है, लेट न्यू नेटल, ठीक है, लेट न्यू नेटल पीरियड, ये इसका सारे का सारा ये पीरियड कहलाता है। 7 से लेके 8, 9, 10, 11, 12, 13 जो है और 28 तक हम चले जाएँ तो ये लेट न्यू नेट के अंदर आप इसको कंसीडर करेंगे। फिर 28 के बाद ये कहते हैं जी इसकी अब बर्थडे करनी है, पहला महीना पूरा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी जान हमारे पास क्या हो गया जी, 1 माह पूरा हो गया, और फिर उसके बाद जो है ना वो 1 साल पूरा हो जाता है। अब मेरा छोटू सा है हमारे पास भतीजा, ठीक है, तो उसकी हर महीने बर्थडे हो रही होती है, तो वहीं से याद कर लिया मैंने, हर महीने और 1 ईयर, हर साल जो है ना वो हमारे पास फिर बर्थडे करनी है उसकी, ऐसी है। तो अब इसके अंदर देखो ना, मैंने शुरू में कहा कि पैदाइश के बाद से लेके पहला 1 साल, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इन्फेंट। तो मैं यहाँ से ये बर्थ से लेके 1 साल तक उसकी पहली सालगिरह, साल वाली, ठीक है, वहाँ तक इसको मैं क्या कंसीडर करूँगा, ये लाइन के ऊपर मैं लिख रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, इन्फेंट है, ठीक है। तो पहले 1 साल तक जितने भी बच्चे आपके पास आ रहे हैं वो सारे क्या हैं, इन्फेंट हैं, ईजी। उसके बाद हमारे पास जो आ गया है, ये अर्ली न्यू नेट है, ये लेट न्यू नेट है, ठीक है। तो ओवरऑल इसको हम पूरे को क्या कंसीडर करते हैं, ये हमारे पास क्या है, न्यू नेटल पीरियड है, ठीक है। अब न्यू नेटल की हमने 2 टाइप्स पढ़ी हैं, न्यू नेटल पीरियड, ठीक है। तो न्यू नेटल अगर वो 7 से 28 दिन तक है तो वो लेट न्यू नेट है, अगर पहले बर्थ से पहले 7 दिन तक तो अर्ली न्यू नेट हो गया, ईजी हो गया। अब देखो, जिस दौरान परी लेके आ रही है, परी नेटल पीरियड जो है 28 वीक से बर्थ तक, ठीक है, अगर इस दौरान बच्चे की मौत हो जाए तो इसको मैं क्या कहूँगा, इसको मैं कहूँगा मेरी जान स्टिल बर्थ, मतलब परियां लाते लाते उसको मार दिया परियों ने, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है जी, स्टिल बर्थ हमारे पास कंसीडर होगा, ईजी। अब हमारे पास ये एटलीस्ट इतनी डेफिनेशन अगर आपको समझ आ गई, जिसे नहीं समझ आई रिवाइंड करके देख ले, 2 मरतबा देखेगा इंशाल्लाह उसको मेरे निमोनिक्स याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कंसीडर है। तो अब न्यू नेटल पीरियड क्या है हमारे पास, बर्थ से लेके हमारे पास क्या है 28 दिन तक, ठीक है। फिर अर्ली न्यू नेट क्या है, बर्थ से ले, इसकी 2 टाइप में लिख देता हूँ, ये एक हमारे पास हो गया अर्ली और एक हमारे पास हो गया ये लेट। अर्ली बर्थ से लेके 7 दिन तक, 7 से लेके 28 दिन तक लेट न्यू नेट, ये भी डेफिनेशन क्लियर होगी। अब यहाँ पे है प्री नेटल पीरियड, मतलब कि हमारे पास 28 न्यू नेट से पहले वाला प्री वाला, मैंने कहा ना प्रियाँ जो है ना वो 28वें 14वीं का चांद जहाँ से शुरू हुआ है, 14 दूना 28, वहाँ से लेके बर्थ तक, तो वो सारा परियाँ लेके आ रही होती हैं, अभी से रास्ते में होती हैं बर्थ के लिए जाने में। तो ये वाला प्री नेटल हमारे पास 28 वीक से लेके हमारे पास बर्थ तक जो पीरियड है,
पोस्ट नेटल जब परी ने उसको पैदा कर दिया तो उसके बाद जितना पीरियड है ना वो हमारे पास पोस्ट नेटल, मतलब यूँ कह लें कि आफ्टर बर्थ के बाद जितना भी है वो अब परी ने अपना काम कर दिया, उसने पोस्ट कर दिया है, जिसे कहते हैं लेटर हम पोस्ट करते हैं, उसने जी वेजाइना के अंदर से पोस्ट करवा के बाहर निकलवा दिया परियों ने। तो आफ्टर बर्थ जितना भी है ना हमारे पास वो पोस्ट नेटल है। फिर है जी इन्फेंट मैंने बता दिया कि जब वो बर्थ हो जाएगा और उसकी पहली सालगिरह होगी, ठीक है, तो बर्थ से लेके हमारे पास अगर 1 साल तक का बच्चा आ गया है, किसी भी महीने में आया, 6, 7, 8, 9 माह, 10 माह में आया, तो ये हमारे पास क्या होगा, इन्फेंट होगा। अबार्शन क्या है, अगर वो 14वीं का चांद 14 दिनों 28 से पहले पहले वो मर गया है, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ द डेड फीटस अप टू 28 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, उसको प्रेगनेंसी हुई और उसके 28 वीक या इससे पहले पहले जो है ना वो एक्सपेल हो गया है उसकी यूट्रस से, कोई भी वजह हो सकती है। अमूमन मैं देखता हूँ कि अबार्शन की बड़ी वजह ज़ालम सास और ज़ालम शोहर होते हैं, ठीक है, मैंने जहाँ तक गायनी में ऑब्ज़र्व किया है। अमूमन बताते नहीं हैं, लेकिन अगर आप बहुत फ्रेंडली जाके हिस्ट्री लेना तो होता ही है कि लड़ाई हुई है घर में, ठीक है, सास ने मारा है, ठीक है, या फिर उसके हस्बैंड ने उसके पेट के ऊपर जो है ना वो मुक्के शुके मारे हैं, या यूँ कह लेगा उसको टांगे घुसे मारे। तो बॉयज़ प्लीज़ रहम करना दुनिया वालों पे, अल्लाह आप पे ऊपर रहम करेगा। इस तरह की ये घटिया हरकत, औरत के ऊपर हाथ उठाने वाला जो है ना, मेरे ख्याल में वो बहादुर नहीं हो सकता, लेकिन वो बुज़दिल ज़रूर है, ठीक है, और आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। और अगर आपका बेबी जो है ना वो 28 वीक से पहले पहले चला गया तो बिलीव मी वो आपको गिरेबान क़यामत के दिन पकड़ेगा, ठीक है। अब जी स्टिल बर्थ यही है कि अगर वो परी लाते लाते वो रुक गई है, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे स्टिल बर्थ, मतलब कि 28 वीक से लेके बर्थ तक जो हमारे पास स्टिल बर्थ हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक और उसने लिखी हुई है पेरीनेटल पीरियड, मतलब न्यूनेट के पैरों में है, कुछ पैदाइश से पहले कुछ पैदाइश के बाद वाला पीरियड, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि अगर मैं इसको 28 वीक पैदाइश से पहले, ये वाला हमारे पास लाइन आ रही है 28 वीक से पहले 7 दिन तक का जो पीरियड है, तो मतलब यूँ कह लें कि फीटस के न्यूनेट के पैरों के इर्द गिर्द, ठीक है, तो इस पीरियड को हम कहेंगे कि ये हमारे पास है पेरीनेटल, मतलब पेरी मतलब आसपास, इर्द गिर्द, तो बर्थ के इर्द गिर्द, बर्थ के पीछे बर्थ के आगे जो दो लाइनें आ रही हैं उन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास जो पीरियड बनेगा वो पेरीनेटल पीरियड बनेगा। बस ये आपने बात याद रखनी है। फिर हमारे पास है जी पेरीनेटल मोर्टेलिटी, मतलब कि जितने भी हमारे पास स्टिल बर्थ और अर्ली न्यूनेटल डेथ हुई हैं, ये वाली और अर्ली न्यूनेटल, इस पीरियड के अंदर जितनी भी डेथ हुई हैं, मतलब सपोज करें अगर हमारे पास 1000 हामला ख़वातीन हैं, ठीक है, पर और उनकी जो है ना वो बर्थ हुई है, ठीक है, उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में गई हैं, और उनमें से कितने जो हैं 1000 में से स्टिल बर्थ के अंदर चले गए, मतलब कि वो पैदाइश से पहले जो परियां लेके आ रही थी परियों ने उसको मार दिया, और उसके बाद पैदाइश के पहले हमारे पास जो 7 दिन है अर्ली न्यूनेटल, ठीक है। तो यह मतलब यही पीरियड पेरीनेटल पीरियड के दौरान जो मौत होगी है 1000 बच्चों में से जितने की मौत हो गई है वो हमारे पास होगी पेरीनेटल मोर्टेलिटी। न्यू नेटल मतलब नवा नकोर बच्चा, तो मतलब जो अब लाइफ बर्थ हो चुकी हैं, न्यू नेटल में बर्थ के बाद जितना भी बच्चा है अब वो अर्ली न्यूनेटल या लेट न्यूनेटल है, तो 1000 बर्थ में से जितने बच्चे मर गए हैं, ठीक है, पैदाइश के बाद, वो पहले क्या थे लाइव बर्थ थी उनकी, ठीक है, जिंदा बच्चे पर ये तो कहे ना कोई पहले मर गया है, कोई हमारे पास 7 दिन के बाद मरे, यहाँ पे सारे के सारे लाइव बर्थ हुए, लेकिन उसके बाद पैदाइश के बाद कितने बच्चे 1000 में से मर गए हैं विद इन 365 डेज, 1 साल के अंदर अंदर, तो इसको हम कहेंगे जी न्यू नेटल मोर्टेलिटी। बाकी हमारे पास होता है जी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नहीं, ये जो न्यू नेटल है ना, न्यू नेटल पीरियड देखो ज़रा, अर्ली न्यू नेटल लेट न्यू नेटल, तो हम कहेंगे कि हमारे पास बर्थ के लेके हमारे पास पहले 28 दिन के अंदर जितने 1000 में से जितने बच्चे मरे ये हो गया न्यू नेटल। और इन्फेंट क्या था, हमने कहा था कि पैदाइश के बाद 1 साल तक जो उसकी सालगिरह होती है, ठीक है, तो अब विद इन 65 डेज़ जो 1000 बच्चे पैदा हुए हैं उसके कितने मर गए हैं, तो वो हमारे पास है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो अब ये आई थिंक मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ कर गया था पता नहीं मैंने मेडिसिन खाई है, चक्कर आ रहे हैं मुझे अभी। यही है कि हमारे पास न्यू नेटल पीरियड के अंदर जितने मर जाएंगे, न्यू नेटल पीरियड क्या था, अर्ली न्यू नेटल लेट न्यू नेटल, बर्थ से 28 28 7 और 7 से 28, इस पीरियड में दौरान जो बच्चे मरेंगे वो हमारे पास न्यू नेटल मोर्टेलिटी 1000 में से,
इस पीरियड के दौरान जितने बच्चे मरेंगे इन्फेंट वाले में पहली सालगिरह तक, वो हमारे पास इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। होपफुली अब इंशाल्लाह आपको ये किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चार्ट है, अगर किसी को ये याद होगा तो मेरी जान सारी उम्र मज़े करोगे। अब न्यू बॉर्न की कुछ क्लासिफिकेशन है, वेट के ऊपर है, गेस्टेशन के ऊपर है। ये वेट आपका अगर बेबी पैदा हुआ है, ठीक है, तो आप मेरी जान उसको किस तरह कंसिडर करेंगे। आप हमारे पास होता है जी वेट के लिए यूँ कहने कि तराजू हम यूज़ कर लिया करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास क्या होगा 3 से 4 कैटेगरी हम इसके अंदर ना बाय वेट जो है ना वो हम करते हैं। इसके लिए मेरा निमोनिक है IEVL, ठीक है, IE, ठीक है, VL इनक्रेडिबली लो वेट, ठीक है, E से एक्सट्रीमली लो वेट, V से वेरी लो बर्थ वेट, और फिर L से हमारे पास है लो बर्थ वेट, ठीक है, लो बर्थ वेट। बस ये हमारे पास 4 इसकी कैटेगरी है। देखो अगर तो वो 7.5 किलो कह रहा हूँ, 750 ग्राम या इससे कम है बेबी का वज़न, मतलब 1 किलो से भी कम है, 1 किलो से 250 ग्राम भी कम है। ये 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं ना, तो ये अभी 750 ग्राम का भी 1 किलो से भी छोटा है। तो यूँ कह लें कि ये बेबी जो है ना वो इनक्रेडिबली लो है, बहुत ही इसकी यार अखीर हो गई है, ठीक है। फिर एक्सट्रीमली लो, अगर उसका वज़न 750 ग्राम से 1 kg के अंदर अंदर आ रहा है, ठीक है, यूँ कह लें कि 750 से 1000 ग्राम, ठीक है, इसके दौरान आ रहा तो एक्सट्रीमली लो है। वेरी लो में हमारे पास क्या होगा, अगर उसका वेट 1000 से 1500 मतलब 1.5 किलो का जो है ना 1500 ग्राम या 1.5 kg का बच्चा आपको मिल रहा है तो वेरी लो है। और लो में हमारे पास क्या है कि अगर उसका वेट लेस देन 2500 ग्राम मतलब 2.5 किलो, 2,500 बस, ठीक है। नॉर्मल अमूमन बेबी होते हैं वो 2.5 ग्राम 2.5 किलो से ज़्यादा होता है, 2.5 kg से ज़्यादा होता है। अगर इससे कम है थोड़ा सा लेकिन 1500 से ज़्यादा तो वो हमारे पास लो बर्थ वेट हो गया, ठीक है। तो 250 ग्राम, ठीक 250, ठीक है, 250 100 क्या 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 इसे कहते हैं, ठीक है, 2500 ग्राम इसको, या फिर 2.5 kg। यार क्या मेरे दिमाग को हो रहा है। अच्छा अब हमारे पास ये जो है ना इसको फिंगर टिप्स पे कर लेना, ये आपका पक्का MCQs है। फिर है जी न्यू बॉर्न क्लासिफिकेशन बाय गेस्टेशन, मतलब कि कितने हफ्तों के अंदर जो है ना वो पैदा हुआ है। एक हमने कहा कि प्री टर्म हो सकता है, ठीक है, फिर हमारे पास हो सकता है जी टर्म, ठीक है, या इसको फुल टर्म या टर्म कह लें। फिर हमारे पास होता है जी पोस्ट टर्म, कुछ बच्चे वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं, ठीक है, कुछ अपने वक्त पे पैदा होते हैं, कुछ वक्त के बाद होते हैं। जो नॉर्मल या जिसको हम फुल टर्म कह रहे हैं ना, इसकी नॉर्मल होती है 37 से 42 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। तो ये इस बच्चे को हम कहेंगे कि ये हमारे पास फुल टर्म है, ठीक है, 37 से लेकर 42 हफ्ते तक, मतलब 5 साल 5 हफ्तों का वो है। तो हम छक्के जब लगाते हैं 6 × 6 तो होता है ना 6 6 36 होता है। तो इसके अंदर +1 कर दो तो हमारे पास क्या होगा 37। तो वहीं से मैंने याद किया होगा 37 से लेके आगे 5 ऐड कर दो 42 बन जाएगा। अब अगर वो 37 से पहले पैदा हो गया, 37 हफ्तों से पहले पैदा हो गया, उसको हम प्री टर्म कहेंगे। यूँ कहना है कि बेबी बोर्न लेस देन 37 कंप्लीटेड वीक्स ऑफ गेस्टेशन, उसने 37 वीक ऑफ गेस्टेशन कंप्लीट ही नहीं की और पहले पैदा हो गया तो वो प्री टर्म में होगा। अगर वो 42 हफ्तों से भी ऊपर चला गया है, आराम से जी बैठा हुआ है माँ की यूट्रस के अंदर से मज़े आ रहे हैं, ठीक है, उल्लू ना हो तो भाई निकला तो बाहर आराम से, बेबी बोर्न आफ्टर 42 वीक्स, ठीक है, तो वो इसको हम कहेंगे पोस्ट टर्म। इसमें वो उसके नाखून अच्छे खासे लंबे हो जाते हैं, वो फिर आपको होते हैं। ये हमारे पास 2 क्लासेस, एक है हमारे पास वेट और गेस्टेशन को मिला के हमारे पास हमने कुछ सेंटाइल्स जो है ना वो हमने मॉनिटर किए होते हैं। इसके अंदर हमारे पास हो सकता है जी स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज होता है, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज। फिर हमारे पास होता है अप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज, ठीक है, और एक हमारे पास होता है जी लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज, ठीक है। अब जो स्मॉल अप्रोप्रिएट जो नॉर्मल है वो देख लो, इससे कम होगा तो वो हमारे पास, अच्छा नॉर्मल हमारे पास जो होते हैं ना वो 10, इन दोनों को मिला के हम सेंटाइल निकालते हैं। कैसे निकालते हैं हमें नहीं आइडिया, ठीक है, लेकिन हमने सिर्फ ये रट्टा लगाना कि 10th से ले के 90 सेंटाइल्स के अंदर अगर अगर बच्चे को आ रहा है, ठीक है, यूँ कह लें कि वेट एक्सपेक्टेड फॉर गेस्टेशन अगर इसका इस सेंटाइल के अंदर आ रहा है तो हमारे पास क्या है जी अप्रोप्रिएट है। 10 से लेकर 90 तक 80 का दरमियान फ़र्क है। अगर वो
10th सेंटाइल से भी कम उसका आ रहा है क्या, वेट एक्सपेक्टेड फॉर गेस्टेशन, वेट एक्सपेक्टेड फॉर गेस्टेशन, मतलब जितना उसका वेट और जितनी गेस्टेशन है उसके मुताबिक उसकी जो सेंटाइल हमने निकाली वो 10 से कम आई है, तो वो स्मॉल फॉर गेस्टेशन, छोटा सा चूहा सा बच्चा पैदा होगा। लार्ज फॉर गेस्टेशन अगर आपका वो वेट फॉर गेस्टेशनल एज 90 सेंटाइल से बढ़ जाए, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज। सिंपल सी बात है, मज़ा आया नहीं आया बताना, ठीक है। आज थोड़ी सी यार वो एनर्जी लेवल मेरे अंदर नहीं आ रहा, लेकिन गुजारा कर लेना, ठीक है। अब हमारे पास है जी न्यूनेटल रिससिटेशन। देखो आपका बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, माँ से उसको ऑक्सीजन तो आ रही थी, ठीक है, पैदाइश के बाद उसका एक बड़ा जंक जो है वो ऑक्सीजन का कट ऑफ हो गया है, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा कि उसको किस तरह रिससिटेट करें अगर बच्चा खुद नहीं कर रहा, तो आपने मेरी जान क्या करना है, हमारे पास एक होता है एपगार स्कोर, ठीक है। सबसे पहले तो वो विद इन दी सेकेंड जो है ना वो आपने एपगार स्कोर उसका निकाल लेना होता है। ये डॉक्टर्स ये नर्सिस जो है ना वो उसको देख के उसका स्कोर निकाल लिया करते हैं। क्या होता है आगे आ रहा है एपगार स्कोर के लिए कुछ निमोनिक है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जब भी रिससिटेट करना है बच्चे को, मतलब उसको बचाना है मरने से, ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले उसका जो है ना मेरी जान एवेलुएट कर लेना है, ठीक है। क्या चीज़, उसका एपगार स्कोर, इन्फेंट जो है उसका हमने एपगार APGAR, ए से अपेयरेंस, पी से पल्स, जी से ग्रामस, ए से एक्टिविटी, आर से रिस्पिरेटरी रेट, टोटल इसका स्कोर होता है 10, ठीक है। अगर बच्चे का 7 से 10 बहुत रेयर होता है, 7 से 9 तक आ जाए तो ठीक है। अगर 9 से उसका स्कोर आपके 7 से उसका स्कोर कम आ रहा है, 7 समंदर 7 दरिया, 7 से जब भी कम आएगा तो मेरी जान आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, ठीक है। नंबर 1 पे आपने एपगार स्कोर, नंबर 2 पे उसी दौरान आपने क्या करना है, 3 चीज़ें चेक करनी। आपने सुना होगा रूरल हेल्थ केयर RIC, BHU RIC THQ, वहीं से याद करो RIC RHC, C से हमारे पास क्या है जी कलर, H से हमारे पास क्या है जी हार्ट रेट, और R से हमारे पास क्या है जी मेरी जान रिस्पायरेटरी रेट, ठीक है। रिस्पायरेटरी एफर्ट कर लो ये, ठीक है, ये आपने देख लेना है। अलॉन्ग विद आप क्या करोगे, उसका एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन मेंटेन करोगे। और बच्चा जो ही पैदा हुआ है, क्योंकि माँ के अंदर तो गर्मी है सारी उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, बच्चे को अब AC लगे हुए हैं जी गायनी के वार्ड के अंदर, बच्चे को ठंड ना लग जाए, तो उसको आपने हीट लॉस से प्रिवेंट करवा देना है, प्रिवेंट हीट लॉस, उस बच्चे के जिस्म से गर्मी नहीं निकलनी चाहिए, ये आपने नंबर 2 पे कर दिया, ठीक है। अब ये जो एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन है ना, इसके अंदर आपने क्या करना है, जो इन्फेंट की एयरवे है ना वो देख लेना है कि ठीक है, पेटेंट है, कोई इसने सकिंग तो नहीं की गई, ठीक है। उसकी एक तो आपने पेटेंसी चेक कर ली, ठीक है, देख लिया कि आया कि वो पेटेंट है या नहीं पेटेंट है, आया किस काबिल है भी है, ठीक है। सक्शनिंग कर ली, आया कि उसने कोई चीज़ निगली हुई है, मिकोनियम अपना ही फीसिस जो है ना वो निगल लिया, वो कर लो। और साथ में एयरवे के अंदर आप उसकी ना पोजीशन जो है ना वो उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो राइट साइड के ऊपर या सुपाइन पोजीशन के ऊपर मूवमेंट रख लेते हैं ताकि उसको ईजिली सारी की सारी जो है ना वो सांस लो। ब्रीथिंग में हम क्या करते हैं, उसको सांस नहीं आ रहा तो आपने 3 इडियट मूवी देखी है, वो क्या करते हैं, आर इज़ वेल बोलो, आर इज़ वेल बोलो। तो टेक्टाइल स्टिमुलेशन जो है ना वो आपने यहाँ पे, ठीक है, मेरी जान देनी है, टेक्टाइल स्टिमुलेशन। अब इसके अंदर क्या है जी, आपने स्लैप करना है, उसकी कमर पे हल्की हल्की थपकी मारनी है, ठीक है। फ्लिक सोल उसके जो है ना ये सोल जो है ना ये वाला, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, फ्लिकिंग करनी है, ठीक है। तो अब आपको ये भूलेगा नहीं, तो फ्लिक करना है उसकी सोल के ऊपर, ठीक है, या फिर उसकी जो बैक है, ठीक है, उसके ऊपर रब करना है। तो ये आपने 3 इडियट मूवी देखी है तो उसके अंदर वो बैक को करता है ना यूं करता है, फिर कहता है आदिज वेल बोलो, आदिज वेल बोलो, तो वो एक जस्ट लाइक स्टिमुलेशन है, ठीक है। फिर अलॉन्ग विद थपकी देने के साथ साथ आपने क्या करना होता है मेरी जान, उसके जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, क्योंकि उसको मदद देनी है हमने, उससे सांस नहीं आ रहा, ठीक है। तो पॉजिटिव प्रेशर के साथ हमने जो है ना वो यूज़ करना है। हमारे पास बच्चों वाला एयर बैग होता है, उसके मुंह के ऊपर लगा दिया करते हैं, तो बैग हम यूज़ करते हैं। मास्क यूज़ कर लो, ठीक है, या फिर हम जो है ना वो एम्ब्यू बैग जो है ना उसके ज़रिए हम इसके ज़रिए देती हैं। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो फिर आपका करो, मतलब सांस हर सूरत में एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन जो है ना ETT आप उसके अंदर जो है ना वो डाल दोगे, ठीक है। फिर C से हमारे पास क्या है जी मेरी जान, सर्कुलेशन उसकी मेंटेन करनी है, ठीक है। तो सर्कुलेशन उसको
दिल को मदद देनी है तो आपने क्या करना है, चेस्ट कंप्रेशन जो है ना वो आपने इस दौरान शुरू कर देनी है। ठीक है, अगर चेस्ट कंप्रेशन से नहीं हो रहा तो फिर उसको ना साथ में आईवी मेडिकेशन दे दो, दवाइयाँ दे दो जो उसके दिल को स्टिमुलेट कर लें। ठीक है, अगर इतना लिख दोगे ना तो एग्जामिनर बहुत अच्छा आपको देखेगा। ठीक है, अब कब हमने क्राइटेरिया क्या है रिस्पिरेटरी एफर्ट में, क्या हर एक बच्चे को हम दे देंगे? नहीं। देखो आपने जब भी ये क्वेश्चन आए ना, मुझे लगता है कि ये इस बार न्यूनेटल रिससिटेशन का आ जाना, अगर इस तरह टेबल बनाओगे ना, ये मुख्तलिफ बुक्स के अंदर बना भी हुआ है, होपफुली बहुत से लोगों को पता भी होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, RHC रिस्पिरेटरी उसकी एफर्ट देख ली। ठीक है, नंबर सेकंड पे आपने क्या किया, H से उसका हार्ट रेट देख लिया, और C से हमारे पास देख लिया उसका कलर। ठीक है, अगर तो उसका कलर है ना गुलाबी, वो कहते हैं गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, जो पिंक है, तो मतलब आपका बच्चा 100% ठीक है। फिर रिस्पिरेटरी एफर्ट में सबसे पहले स्टेप देखो, अगर तो वो रिस्पिरेटरी एफर्ट शो कर रहा है यस, तो फिर आप जाओगे हार्ट रेट के ऊपर। लेकिन अगर वो रिस्पिरेटरी एफर्ट ही नहीं शो कर रहा तो पहले आपने उसका सबसे पहले क्या करना है, सांस बहाल करना है। तो अगर नो रिस्पिरेटरी एफर्ट शो नहीं कर पा रहा बेचारा किसी भी वजह से, हो सकता है उसको जो है ना वो कोई भी मिकोनियम एस्पायरेशन या जो भी हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, हमने कहा यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन PPV। ठीक है, तो उसको जो है ना बाहर से सपोर्ट देनी, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देनी है। ठीक है, यूज़ क्या करना है, हमने बैग यूज़ करना है या फिर मास्क जो है ना वो हमने यूज़ कर लेना है। ठीक है, उसके अंदर हमने करना है, और हमने क्या करना है, उसका जो प्रेशर है कितना देना है, बच्चे के लंग तो नहीं ना फाड़ने। तो मेरी जान आप 40 सेंटीमीटर ऑफ वाटर जो है ना, बच्चों के लिए हम वाटर का स्केल यूज़ करते हैं, 40 सेंटीमीटर ऑफ दी वाटर जो है ना वो हम यूज़ करते हैं इनिशियल ब्रीथिंग में। ठीक है, शुरू में जब उसको थोड़ी सी हरकत आ जाए फिर आप 40 से 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि उसके फेफड़े भी नाजुक से हैं ना। ठीक है, फिर बाद में आपने क्या करना है, अगर उससे हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो फिर आपका करो, यूज़ करो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन विद ETD, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन, आप उसके अंदर जो है ना वो कर लो। ठीक है, और इसके अंदर जो पॉजिटिव एयरवे प्रेशर है ना वो आप कितनी देर रखोगे, 15 से 30 मिनट तक। ठीक है, कुछ बुक्स के अंदर 1 घंटा भी लिखा हुआ है, लेकिन अमूमन 15 से 30 मिनट, चलो 1 घंटा कर लेना आप ताकि आपको तसल्ली हो जाए। ठीक है, इस स्टेप के बाद मोस्टली ब्रीथिंग आ जाया करती है। फिर आप जब ब्रीथिंग उसकी ठीक हो गई है फिर आप हार्ट रेट के ऊपर इसको जाओ। ठीक है, देखो बच्चों के अंदर आप अगर हार्ट फील करोगे तो बहुत कुछ 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 इस तरह करके चल रहा होता है। ठीक है, तो देखो अमूमन ज़्यादा ही होता है, 120 से अबव चल रहा होता है हार्ट रेट। ठीक है, तो अगर तो वो 60 से 100, ठीक है, इसके दरमियान है और वो हमारे पास इंक्रीज़ नहीं हो रहा, नॉट इंक्रीजिंग, ठीक है, तो फिर भी ख़तरा है। ठीक है, अगर वो आपने ये सारी दी और 60 से 100 के दरमियान जो है ना वो आपको मिल रहा है, और उसका अब मुसलसल वक्त के साथ जो टाइम गुजर रहा है उसका हार्ट रेट भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे हार्ट रेट एक मुस्तकिल है, 100 से हमेशा कम ही है, बढ़ नहीं रहा, कभी कम हो जाता है, कभी नॉर्मल, कभी कम, कभी 50 पे अड़ गया, कभी 70 पे अड़ गया, कभी 80 पे, इससे ऊपर नहीं जा रहा। 60 से 100 के दरमियान है लेकिन नॉट इंक्रीजिंग। यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता कभी 75, 80, 85, 90, 95 हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये वाला है कि हार्ट रेट आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ इंक्रीज़ कर रहा है उस बच्चे का, तो आपने पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन ये वाला जारी रखना है जब तक कि वो 100 से उसका हार्ट रेट क्रॉस ना कर जाए। जो ही 100 से क्रॉस होगा तो आपने कहना मुबारक हो जी, आपका बच्चा बच गया। लेकिन अगर उसका हार्ट रेट जो है ना वो धड़क तो रहा है लेकिन बेचारा बड़ा स्लो है, वो बढ़ ही नहीं रहा, तो फिर आप क्या करो, आप उसके अंदर जो है ना मेरी जान चेस्ट कंप्रेशन जो है ना वो आपने देनी, जिस तरह CPR करते हैं ना 2 फिंगर से हम चेस्ट कंप्रेशन जो है ना वो उसके जो है ना वो हमें करनी होती है। ठीक है, करना क्या होता है, 3:1 का फार्मूला हमने अप्लाई करना होता है, मतलब 3 बार जो कंप्रेस करनी होती है और 1 बार जो है ना माउथ टू माउथ ब्रीथिंग या जो एम्बो बैग है उसके ज़रिए ब्रीथिंग हमने देनी होती है। और हर 30 सेकंड के बाद जो है ना वो आपने ये करने के बाद आपने हर 30 सेकंड के बाद बच्चे को चेक करना है आया कि कुछ फ़र्क पड़ा है नहीं पड़ा। अगर इस तरह चेस्ट कंप्रेशन से नहीं आ रहा तो फिर मेरी जान मैंने क्या कहा था कि हम इसके अंदर क्या करते हैं, दवाइयाँ यूज़ करते हैं। तो दवाइयों में कौन कौन सी आ जाएगी, जो उसकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी को ज़्यादा करे, तो आप एपिनेफ्रीन उसको IV दे दो ताकि दिल को थोड़ा सा हो सकता है उसका ब्लड ही कम हो, तो आप उसके अंदर क्या कर दो, प्लाज्मा एक्सपेंडर दे दो ताकि जो वेसल हैं वो एक दफ़ा खुले तो सही ना, उससे क्या होगा, काफ़ी चांसेस है पाइप में पानी चलना शुरू कर दें। फिर आप क्या कर सकते हो, डोपामीन जो है ना वो आप इसके अंदर दे सकते हो। अगर तुम कभी कभार होता है कि माँ ने जो है ना वो नारकोटिक्स जो है ना वो ली होती हैं,
ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या करते हैं फिर, अगर माँ का आगे नारकोटिक्स लिए तो इसके अंदर आप नैलेक्सोन जो है ना वो एंटीडोट के तौर पे जो है ना वो आप यूज़ कर देते हो नैलेक्सोन, ठीक है, जिससे काफ़ी हद तक जो है ना बच्चे जो है ना वो आपके बच जाते हैं। ये हो गया। अब हार्ट रेट भी आपका जो है ओके हो गया और हमारे पास हमने मोनीटर किया तो वो 100 से बढ़ गया है। आपने कहना चलो जी मुबारक हो। अब इसका आपने कलर चेक करना है। नॉर्मल कलर पिंक है तो ठीक है, बच्चा हमारे पास नॉर्मल है। लेकिन अगर उसका कलर नीला नीला है, साइनोज्ड है मेरी जान, ठीक है, मतलब उसको हमें नीलू सा बना जा रहा है, तो देख लेना आया कि वो सेंट्रल साइनोसिस है, ठीक है, उसके लिप्स के ऊपर जो है ना वो साइनोसिस हो रही है या उसकी पेरिफेरीज के ऊपर हो रही है, ठीक है। अगर तो आपको सेंट्रल साइनोसिस है मतलब आपका रिस्पायरेटरी में मसला है, दिल के अंदर भी मसला है, तो आपने भर भर के फ्री फ्लो ऑक्सीजन जो है ना वो आपने इसको देनी है जब तक कि बच्चा पिंक ना हो जाए, नीले से पिंक ना हो जाए। तो फ्री फ्लो ऑक्सीजन देंगे तो आपके पास अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ, ठीक है, आपके पास हो जाएगा। अच्छा, ये सारे आपने स्टेप कर लिए, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था उसका दुनिया में आना, ठीक है। आपने एज अ डॉक्टर उसका कोशिश की कि हमने उसका हार्ट रेट जो गिर रहा है उसको बचाएं, उसका ब्रेन डैमेज ना हो, वेंटिलेशन दें, ठीक है। देखो, प्राइमरी एपनिया के अंदर बच्चा तब जा रहा होता है जब इनिशियली जो है ना वो हाइपोक्सिया होगा, लेकिन जब प्राइमरी एपनिया के ऊपर अगर बच्चे को आपने ये सारी टेक्निक्स जल्दी जल्दी कर ली तो बच्चा बच सकता है। लेकिन अगर वो प्राइमरी से सेकेंडरी एपनिया के अंदर चला गया तो मेरी जान उसकी ब्रेन डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो वो परवेज़ अकबर में बात लिखता है कि हमारे पास प्राइमरी एपनिया के बारे में और हमारे पास सेकेंडरी एपनिया के बारे में। तो सेकेंडरी एपनिया में जाने से आपने बच्चे को बचाना। अगर यहाँ पे बच्चा चला गया, ठीक है, तो दिमाग को जब ग्लूकोज, वाटर और सप्लाई नहीं मिलेगी तो ब्रेन की डेथ बहुत कॉमन है। और बच्चा अगर बच भी गया तो उसका दिमागी तौर पर वेला है वो, ठीक है। तो यहाँ पर वेंटिलेशन इसी वजह से एज सुन एज पॉसिबल आपने एक अच्छे डॉक्टर होने की देनी है। फिर वो कहता है कि अगर तो आपने ये सारे स्टेप कर लिए, आपको रिस्पायरेटरी रेट नहीं मिली, हार्ट रेट आपका नहीं अचीव हुआ, ठीक है, बिल्कुल ही ज़ीरो पे चला गया है, प्यूपल उसका आपने देखा डायलेट है और आपने लाइट मारी तो बच्चे ने रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया, फिक्स्ड है, मतलब ये सारे स्टेप करने के 20 मिनट तक आपने जो है ना वो देखते रहना कि आया कि उसका कोई रिस्पॉन्स आ रहा नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो फिर कहें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अपनी कोशिश कर सके थे लेकिन नहीं बचा सके। दैट्स ये हार्ड मोमेंट फॉर पेरेंट्स। और ये पाकिस्तान में सिविलियन जो सेटअप है इनके अंदर तो वो इवन डॉक्टर को मारने के लिए आ जाते हैं। बाकी जो दूसरे सेटअप हैं जहाँ पे सिक्योरिटी अच्छी है वहाँ पे फिर भी चलो अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन ये जो छोटे सेटअप है, एक तो ये दाइयाँ जो है ना ये ज़्यादा काम ख़राब करके लाती हैं। जब एंड स्टेज पे आता है तब लेके आते फिर कहते डॉक्टर की गफलत से बच्चा मर गया, लेकिन एक्चुअल में जो है ना उन्होंने सही रिसर्सिटेट ही नहीं किया होता दाइयों ने, ठीक है। ये हमारे पास होता है। अब मेरी जान है केयर ऑफ़ द न्यू बॉर्न। बच्चा आपके पास पैदा हो गया है, आप घर से क्या क्या चीज़ लेके जाएंगी। और जो फीमेल गर्ल्स हैं प्लीज़ अपने ब्रेस्ट की सफाई करके जाना जब भी जाओ, ठीक है। क्यों? ब्रेस्ट फीडिंग आपने सबसे पहले जो है ना वो एज़ सून एज़ पॉसिबल स्टार्ट करवानी होती है, ठीक। तो केयर ऑफ़ न्यू बॉर्न के अंदर आपने जो इसके लिए वो ना एक बुक में मैंने निमोनिक देखा है कि बीवी पीसीबी की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो बीवी है ना वो क्या करती है, टू वाश, WASH, टू वाश एंड मैयर बेबी ग्लूकोज, ठीक है। ये एक निमोनिक लिखा है, अगर आपको ये याद हो जाए तो। बी से ब्रेस्ट फीडिंग, वी से विटामिन के, पी से हमारे पास क्या है पोजीशनिंग ऑफ द बेबी, सी से हमारे पास क्या करना है इसके अंदर कॉम टेस्ट करना है, बी से हमने क्या करना है हेपेटाइटिस बी जो है ना उसकी वैक्सीन देनी है, ठीक है। टी से हमारे पास क्या है जो उसका टेम्परेचर है वो आपने देख लेना है, ठीक है। डब्ल्यू से हमारे पास क्या है उसको जो भी पकड़े उसको हैंडल करे, उसके हाथ जो है ना वो वाशेबल हों अच्छे से, ठीक है। एम से हमारे पास क्या है उसकी जो मैयर है ना क्या करना है उसका वेट, लेंथ और हेड सरकमफ्रेंस, कहीं उसको शॉर्ट फॉर गेस्टेशनल एज तो नहीं है, मैयर कर लिया। और फिर बी से हमारे पास क्या है बेबी के बाथिंग, ठीक है, उसको नहलाना कब है। और जी से हमारे पास है जी ग्लूकोज, ठीक है। और प्लीज़ जब भी आपका बच्चा पैदा हो गज़ तो आपने उसको फ़ौरन से नहला नहीं देना, ठीक है। ये ना कि माँ कहे कि नहीं मैं तो बड़ी साफ़ सुथरी हूँ, मैं तो बड़ी सफाई का ख्याल रखती हूँ, मैंने अपने बच्चे को अभी नहलाना है, ठीक है, नहीं करना है ऐसा। सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना विद इन 30 मिनट मूवमेंट स्टार्ट हो जानी चाहिए। लेकिन ज़्यादा भी देर है ना तो एज सुन एज अर्ली पॉसिबल 2 से 4 घंटे के अंदर हर सूरत आपने ब्रेस्ट फीड माँ की शुरू करवा देनी है, ठीक है। बच्चे को क्योंकि ग्लूकोज की शदीद कमी हो जाएगी, क्योंकि वो प्लेसेंटा से तो अब जा नहीं रहा तो उसको शदीद कमी हो जाएगी। तो फीमेल प्लीज़ अपने ब्रेस्ट की सफाई करके जाना, और ताकि आपका बच्चा वहाँ पे ये सफाई वाला चक्कर जो है ना वो ख़राब ना हो। फिर आपका करें उसकी जो है ना थाई के ऊपर हम विटामिन के देते हैं,
ठीक है। विटामिन के क्योंकि उसके लीवर के एंजाइम इतने अभी डेवलप नहीं हुए, तो वो कोगुलेशन के स्केट सारा खुद नहीं कर पा रहा, तो विटामिन के हम बाहर से देंगे, ठीक है, ताकि उसको हम ना हेमोरेजिक डिजीज़ ऑफ द न्यू बॉर्न से जो है ना वो बचा। ये ना हो कि थोड़ा सा खून निकला और वहाँ से प्लेसेंटा से निकलता ही रहे और खून निकल निकल के बच्चा मार जाए बेचारा। फिर पोजीशनिंग में आपने क्या करना है, ताकि उसको कोई ये चीज़ एस्पायर ना कर ले, अपना ही कोई मिकोनियम या इस तरह की कोई भी फ्लूइड एस्पायर ना कर ले, उसको या तो सुपाइन लेटाओ, सीधा लेटाओ, ठीक है, या फिर उसको राइट साइड की तरफ जो है ना वो उसको लिटा दो। तो ये बेस्ट पोजीशन है। वो जिस तरह कहते हैं ना सुन्नत भी है राइट साइड की तरफ हाथ रख के सुन्नत, इस तरह कर लो आप। सी से आप क्या करोगे, कॉम टेस्ट करवा लो, गाया कि उसको कोई भी इम्यूनोलॉजिकल इस तरह रिएक्शन तो नहीं है। तो कॉम टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो हमारे पास RH इनकम्पेटिबिलिटी, अगर नेगेटिव है तो हमारे पास ठीक है बच्चा, ठीक है। फिर क्या करो, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है ना वो आप क्या देते हो, OPV वैक्सीन देते हो, ठीक है, बर्थ के ऊपर। आगे हम EPI चार्ट डिस्कशन करेंगे, वो हम देखेंगे, ठीक है। फिर टेम्परेचर रेगुलेशन लाजमी करना है, ठीक है, थर्मो न्यूट्रल इन्वायरमेंट, ना सर्दी ना गर्मी। अगर बहुत गर्मी हुई तो बच्चा डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, अगर बहुत सर्दी हुई तो बच्चा शिवरिंग के साथ जो है ना वो कांपना शुरू कर देगा, वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। फिर जो भी उसका चाचा ताया नाना नानी जो भी उठा रहा है तो उसके हाथ प्लीज़ धुलवा लेना, वाश दी बेबी, ठीक है। और जो अब्लाइकल कार्ड है उसके ऊपर खुदा का वास्ता है, दाइयों का कहना गोबर तुमने लगाया तो मैंने तुम्हारे हाथ काट देने, ठीक है, बेचारे को टेटनेस हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना है, आपने ख़ास एंटीबायोटिक क्रीम मिलती है, ठीक है, या फिर इवन सिपरेट से जो है ना वो आप डेली जो है ना वो आप एंटीबायोटिक क्रीम या आप सिपरेट यूज़ करेंगे। खुदा का वास्ता गोबर, प्याज या इस तरह की देसी घी लगाना शुरू कर देते हैं वो, मैंने देखा है ना। तो वो बच्चा बेचारा फिर बीमार हो जाता है, मतलब अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। ऐसी ही बात है, बच्चे की मौत की वजह ये खुद बनते हैं। फिर आपने क्या करना है जी, मेजर करना है उसका क्या वेट, लेंथ और हेड सर्कमफ्रेंस, वो मेट करना है। फिर बाथिंग आपने हमेशा डिले रखनी है। ये ना हो कि जी आप जो बच्चा पैदा हुआ है उसको कहें जी पहले तो इसे नहला के लाओ फिर मैं पकड़ूंगी, बड़ी पाक साफ आप बनती हो ना, तो बेचारा वैसे ही वो कहते हैं खुसरिया दिकार मुंडा जब मैं चुम चुम मार देता। तो आपका बेबी जब पैदा हुआ और आपने क्या किया जी, उसको नहला नहला के मार दिया बेचारे को, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या होता है जी, ग्लूकोज है उसका, उसको कहीं हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया तो नहीं है, वो आपने चेक कर लेना है। तो ये आपको जो है ना वो ईजीली आ जाएगा। यहाँ पे उसने लिखा हो कैंगरो मदर केयर। अमूमन बच्चे की क्योंकि हीट से यकदम जो है ना वो आप ठंडे इन्वायरमेंट में आते तो आपका कहते हैं माँ के पेट के साथ बच्चे को उल्टा लिटा दिया करते हैं। इसको हम कहते हैं कि जिससे कैंगरो ने अपने वो बैली के अंदर रखा होता है ना, जिसे हम कहते हैं कैंगरो मदर केयर। वो बच्चा माँ से ही जो है ना वो हीट ले के खुद का टेम्परेचर मेंटेन करता है। कैंगरो मदर केयर अगर कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, माँ से गर्मी लेने का एक टेक्निक है। अच्छा, फिर हमारे पास होता है जी एपगार स्कोर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ओके जी, थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद अभी हम दोबारा करते हैं एपगार स्कोर के बारे में। अपीयरेंस, पल्स, ग्रेमेस, एक्टिविटी और रिस्पायरेशन, ये 5 चीज़ें जो है ना वो कहने कि ये एक स्कोर निकालने का सिंपलेस्ट, ठीक है, ओए यार ये भी ख़त्म हो गई मार्कर, ठीक है, सिंपल मेथड है। प्लस इसको अगर मैं लिखूँ पेनलेस है, बच्चे को किसी किस्म की हम दर्द नहीं देते। प्लस इसके अंदर लिखूँ कि इफ़ेक्टिव है, मतलब छोटा पैग बड़ा धमाका, तो इफ़ेक्टिव है। ये 3 करैक्टरिस्टिक हैं इसके एपगार स्कोर के, ठीक है। कौन लेता है, अमूमन मिडवाइफ्स जो होती हैं वो ले लेती हैं, या फिर डॉक्टर ख़ुद जो है ना वो लेते हैं ताकि वो बच्चे की हेल्थ को एक्सेस कर सके, ठीक है। विद इन 1 मिनट आफ्टर बर्थ, ठीक है, अभी बच्चा पैदा हुआ तो 1 मिनट के अंदर अंदर जो है ना वो एपगार स्कोर आपने कैलकुलेट करना होता है। क्विक हर चीज़ आपने रखनी होती है। फिर दूसरी बार एपगार स्कोर 5 मिनट में लेना कि आया कि इम्प्रूवमेंट हुई है या कमी हुई है एक्टिविटी में, पल्स में, BP में, रेस्पिरेशन में, जो भी है, ठीक है। टोटल स्कोर इसका 10 होता है जो कि बहुत रेयर केसेस में आपको मिलता है। मोस्टली जो है ना वो अगर आपको कम मिल रहा है स्कोर तो आपको इमीडिएट ट्रीटमेंट जो है ना वो ड्यूरिंग द फर्स्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ उसकी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जो टोटल हमें 10 स्कोर कैसे करना है, हर एक के लिए हमने ना 0, 1 या 2 स्कोर रखा हुआ है, तो उनको एट दी एंड इन पाँचों को कैलकुलेट करके हमारे पास 10 स्कोर आता है नॉर्मल बेबी में, बिल्कुल जो A1 ओके होता है, ठीक है। तो अब इसमें कह रहा है कि हमारे पास मोस्टली जो बर्थ एस्फिक्सिया है ना उनके अंदर हमें एपगार स्कोर करने की बहुत ज़रूरत होती है, 15 से 20 मिनट के लिए कर लेते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर बच्चा तो नॉर्मल होता है लेकिन उसका स्कोर आर्टिफिशियली लो हो जाया करता है,
ठीक है, अल्लाह पाक ने उसके नॉर्मल पैदा किया, लेकिन आर्टिफिशली कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से कहेंगे माँ को एनेस्थीसिया ज़्यादा चला गया, मैटरनल एनेस्थीसिया, तो वो बच्चे के अंदर भी अगर चला जाएगा तो उसकी एक्टिविटी कम होगी, पल्स कम होगी, ग्रामस कम होगा, ठीक है, अपीयरेंस उसकी अजीब सी हो जाएगी और रिस्पायरेशन उसकी कम हो जाएगी अगर माँ को एनेस्थीसिया बहुत ज़्यादा चला गया। ठीक है, इसके अंदर हम कह सकते हैं, या अगर कोई चोट लग गई है, ट्रॉमा का केस है उसके अंदर, या फिर अगर किसी को कोई न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर है तो उसके अंदर आर्टिफिशियली हो जाता है। मेटाबॉलिक अगर कोई उसको इन्फेक्शन है, या फिर इन्फेक्शन टू CNS है वो, ठीक है, या फिर हम कह रहे हैं कि कार्डिक, या फिर हमारे पास जो पल्मोनरी हमारे पास माल फॉर्मेशन है ना, वो हमारे पास हो जाएगी, तो इसके अंदर हमारे पास एबगार स्कोर बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसका कैलकुलेट करने के लिए एबगार स्कोर के लिए यहाँ मैं आपको यहीं पे हम चार्ट बनाते ताकि हम पेज थोड़ा सा बचा लें। ठीक है, ए अपीयरेंस, P से पल्स, G से ग्रामस, A से एक्टिविटी और R से हमारे पास क्या है, एपगार, APGAR रिस्पायरेशन। ठीक है, यहाँ पे स्कोर 0 कब देना है, 1 कब देना है, 2 कब देना है। अपीयरेंस उसकी क्या है, कम्प्लीटली नीला तोता यूँ कह, लेकिन ब्लू या बिल्कुल हमें फ़क हो जाना रंग। ठीक है, ब्लू कम्प्लीटली ब्लू या फिर पेल अगर हो रहा है तो आप उसको इस 0 स्कोर देंगे। अगर वो बॉडी उसकी पिंक है, दरमियान वाली जो छाती छाती वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं, हाथ पाँव वो नीले पड़ रहे हैं, पेरिफेरल साइनोसिस अगर हो रही है तो एक्सट्रीमिटी अगर ब्लू है तो उसको 1 स्कोर देंगे। अगर बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है, मतलब पिंक है, गुलाबी गुलाबी, तो वो हमारे पास 2 स्कोर है, जो कि हमारे पास नॉर्मल है। पल्स में अगर तो बिल्कुल पल्स नहीं आ रही, एब्सेंट पल्स है, तो फिर आप इसको 0 स्कोर देंगे। अगर 100 से कम है उसकी पल्स तो 1 स्कोर, अगर 100 से ज़्यादा जो कि नॉर्मल है पल्स उसकी, तो उसको 2 स्कोर के अंदर देंगे। ग्रेमिस में हमारे पास क्या, यूँ कह लें कि उसकी जो स्टिमुलेशन पे कोई रिस्पॉन्स शो करना, अगर आपने कोई स्टिमुलस दिया और उसने कोई रिस्पॉन्स शो नहीं किया, नो रिस्पॉन्स, एब्सेंट रिस्पॉन्स, तो ये हमारे पास होगा 0 स्कोर। अगर वो हल्की सी हरकत करता है, जिसे वो कहते हैं विम्पर, WHIMPER, विम्पर या ग्रेमिस, ठीक है, हल्की सी हरकत करता है तो 1 स्कोर देंगे। अगर वो स्टिमुलेशन देने पे खांसी करता है, खाऊं खाऊं, ठीक है, ये छींक मरता है छू, तो आपने इसको 2 स्कोर दे देना है। फिर एक्टिविटी, एक्टिविटी में लिम्प, बिल्कुल बेहरकत, लम लेट हो जाए वो, तो उसकी एक्टिविटी बिल्कुल नहीं, तो 0 स्कोर। अगर वो सम फ्लेक्शन शो करे, मतलब हमें हाथ पाँव हल्के फुल्के मारे लेकिन एक्टिव ना हो, तो वो हमारे पास 1 स्कोर है। और यहाँ पे फुली जो है ना वो एक्टिव होता है, आपने जो ही स्टिमुलेशन दिया फ़ौरन उसने स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स दिया। रिस्पायरेशन की बात कर लेते हैं, अगर उसको सांस नहीं आ रहा तो 0 स्कोर। अगर स्लो और वीक कराए है, रोता है, रोते रोते जो है ना उसका रुक जाता है, स्लो है, बिल्कुल वीक है, कर दो, ठीक है, तो ये 1 स्कोर है। अगर जो है ना वो उसका रेगुलर और गुड कराया है, मतलब पूरे वार्ड को उसने सर पे उठाया हुआ है, तो ये हमारे पास इसका 2 स्कोर है। ठीक है, तो हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, तो टोटल हमारे पास जो है ना नॉर्मल बच्चे में 10 स्कोर होता है। ठीक है, मोस्टली हमारे पास 7 to 9 तक हम इसको नॉर्मल कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन अगर 7 से स्कोर गिर गया तो मतलब मेरी जान, फिर हमारे पास इवेल्युएशन हमने करनी है, रिससिटेशन करनी है, उसके अंदर पल्स ऑक्सीमीटर लगा देना है, ठीक है, और उसके अंदर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देनी होती है। ठीक है, अगर उसका हार्ट रेट जो है वो 60 से कम जा रहा है तो आपने फ़ौरन उसको कंप्रेशन शुरू कर देनी है। ठीक है, और एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर अगर साइनोसिस आ रही है तो सेंट्रल साइनोसिस है या पेरिफेरल है, तो आपने रूल आउट करना है काज को। ठीक है, और मैटरनल फैक्टर जो है ना कुछ इंक्रीज़ करते हैं रिस्क फॉर रेसिसिटेशन, जिसके अंदर वेरी यंग मैटरनल बेबी, हाँ वो छोटी सी लड़की है, उसका जो है ना वो छोटी सी वजाइना और इतना बड़ा बेबी आ रहा है, वो स्ट्रेस के अंदर हो जाएगा बेबी। डायबिटीज़ मेलाइटिस है माँ को, हाइपरटेंशन है, या कोई भी सब्सटेंस अब्यूज़ कर लिया, उसने कोई ऐसी चीज़ खा ली है कि नीला धोता खा लिया, तो इस वजह से हमारे पास ये एबगार स्कोर इसका ठीक है, हो जाएगा आराम से। APGAR, अपीयरेंस, पल्स, ग्रेमिस और हमारे पास रिस्पायरेशन। ठीक है, इजीली हो जाएगा। अब इसको 2-3 दफ़ा लिख के याद करना, इंशाल्लाह आपके पास हो जाएगा। फिर है जी प्री मेच्योरिटी और इसकी कॉम्प्लिकेशन, मतलब हमने फर्स्ट वाले में हमने क्या देखा था कि प्री मेच्योरिटी जो है ना इन्फेंट्स में कैसे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्री मेच्योर जो बच्चा है ना, हमने इसके लिए एक चार्ट बनाया था, किधर गया यार वो, देखिए देखो, प्री टर्म है, टर्म है, पोस्ट टर्म है। अगर वो हमने कहा 37, 6 हो जमा 1 37, 37 से कम होगा तो वो प्री टर्म होगा, या जिसको हम क्या कहते हैं प्री मेच्योर भी कहते हैं।
ठीक है, तो एक ही बात है। तो अब यहाँ पे मैं उसी को डिस्कशन कर रहा हूँ कि प्री मेच्योरिटी में बेसिकली क्या, लाइव बोर्न इन्फेंट है जो 37th वीक ऑफ गेस्टेशन से हमारे पास पहले जो है ना वो पैदा हो जाए। ठीक है, कब से, LMP से उसके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से लेकर 37 वीक से पहले पहले अगर पैदा होगा तो वो हमारे पास वजह क्या हो सकती है, हमारे पास मैटरनल काज हो सकती हैं माँ के, ठीक है, यूट्राइन काज हो सकते हैं, फीटल काज हो सकते हैं, या फिर हमारे पास कोई अदर काजेज हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग पे, माँ को क्या हो सकता है, टीन एज मदर, मैंने कहा ना हमें छोटी सी नन्ही मुन्नी सी लड़की है और उसकी शादी करवा दी है तो सारी बात है टपाटप तो होगा। फिर जो उसका बच्चा पैदा होगा, इतनी सी उसकी वजाइना की ओपनिंग है और इतना बड़ा उसका बेबी है, तो क्या होगा, सारी यही है कि वो एक तो होल्ड करने में उसकी इतनी मसल डेवलप ही नहीं हुए कि होल्ड कर सके। ट्वीन प्रेगनेंसी आ गई है, 2 बच्चे आ गए तो हद से ज़्यादा बोझ आ गया उसके ऊपर। ठीक है, हालांकि अल्लाह की देन है, लेकिन ये है कि एक छोटी उम्र और 2 बच्चे, मतलब अगर कोई बंदा एक बोरी गंदम की उठा सकता है, आप उसके ऊपर 2 बोरियां लाद देंगे तो वो कैसे बेयर करेगा। ठीक है, एनीमिया है, माँ को खाने को जो है ना वो बहुत कम आ रहा है, माँ स्मोकिंग करती है, गर्ल्स स्पेशली जो मेडिकल कॉलेज की हैं, प्राइवेट वाली मैं आपसे मुखातिब हूँ, स्मोकिंग करती हैं जो। ठीक है, ड्रग अब्यूज़ ले रही हैं। ठीक है, साथ में यूँ कह लें क्रोनिक इलनेस है जिसके अंदर डायबिटीज़ मेलाइटिस है, हाइपरटेंशन है, इन्फेक्शन है। ठीक है, तो ये सारी की सारी। फिर यूट्राइन में हमारे पास उसकी जो माँ है उसकी यूट्रस ही जो है ना वो अजीब व गरीब है, बाई कार्नुएट यूट्रस आपने पढ़ा होगा गायनी के अंदर। ठीक है, बाई कार्नुएट यूट्रस हो सकती है। इनकम्पिटेंट जो है ना वो सर्वेक्स है, सर्वेक्स उसकी जो है ना वो अच्छे से बोझ उठा ही नहीं पा रही। ठीक है, या फिर जो प्लेसेंटा है वो एब्रप्शन होगी, एब्रप्शियो प्लेसेंटा है, नॉर्मल से पहले ही माँ के जो यूट्रस है वहाँ से उखड़ गया है, खुद लिख सकते हो। ठीक है, प्लेसेंटल डिसफंक्शन है, वो मतलब लगा तो हुआ है लेकिन वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। फीटल में क्या है, फीटल जो है ना वो डिस्ट्रेस के अंदर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, फिर क्रोमोसोमल कोई भी इश्यूज़ हमारे पास चल रहे हैं, माँ उसको डाउन सिंड्रोम है, टर्नर है या कोई भी है, या फिर उसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस है तो उसके अंदर जॉन्डिस होगा और वो सारी टपाटप जो RBC टूट रहे हैं वो सारे से। अदर में हमारे पास क्या, बच्चा पॉलीहाइड्रोमनियाज का शिकार है। ठीक है, प्रोम प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जिसे प्रोम कहते हैं, ट्रोमा हो सकता है, या फिर कोई भी एट्रोजेनिक काज हमारे पास हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर आप बच्चा नॉर्मल से छोटा रह गया है, उसने अपनी वो सारी चीज़ें खाई नहीं हैं जो उसने खुराक खानी थी। ठीक है, तो एक तो वो सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाएगा, उसकी उसने खुराक सही नहीं खाई, हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार होगा, कैल्शियम उसे ठीक नहीं मिली, हाइपोकैल्सीमिया का शिकार मेरी, खुद लिख लोगे ना, कोई इतना मुश्किल नहीं है, दिमाग पे दौड़ दो। अब मैंने कहा कि टीनेजर मदर है, छोटी वजाइना और उसके अंदर से छोटी यूट्रस, बड़ा सारा इतना बड़ा बेबी, तो क्या होगा, स्ट्रेस उसके ऊपर आएगी, तो दिमाग के ऊपर स्ट्रेस की वजह से इंट्रा हमारे पास क्या होगा, वेंट्रिकुलर हेमरेजिस हो जाएगा। ठीक है, साथ में हमारे पास उसके जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं, खून निकलेगा और वो बहता ही रहेगा, क्लॉटिंग फैक्टर की हमारे पास डेफिशिएंसी होती है, वो मैच्योर नहीं होता उसका। उसके जो रेटिना है, रेटिनोपैथी वहाँ पे हो जाएगी। रेटिनोपैथी आप प्री मेच्योरिटी आपने पढ़ा है ना। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, रेट्रो लेंटर फाइब्रोप्लेजिया आपने आई के अंदर पढ़ा होगा, रेट्रो लेंटर फाइब्रोप्लेजिया हमारे पास हो जाएगा। और साथ में उसकी इंटेस्टाइन है, वहाँ पे नेक्रोसिस होगी, नेक्रोटाइजिंग हमारे पास क्या होगा, फेसिकुलाइटिस जो है ना वो हमारे पास सारी की सारी। फिर एनीमिया प्री मेच्योरिटी हो जाएगी और उसके जो है ना बोन की मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ जो है ना वो हमारे पास हो जाएंगी सारी की सारी। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास कोई कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो सारे काम होंगे। ये तो शॉर्ट टर्म या इमीडिएट या एक्यूट प्रॉब्लम। लॉन्ग टर्म में क्या होगा, ये तो था ऑन दी स्पॉट जब बच्चा पैदा हो गया। अब अगर आपने चलो बच्चे को बचा लिया, लेकिन एट दी एंड क्या होगा, उसके जो लंग्स हैं ना वो उड़े होंगे। तो LPC याद कर लो, लंग्स पुअर हमारे पास ग्रोथ होगी, और C से CNS उसका जो है ना वो ख़राब होगा। तो लंग्स में क्या है, ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया। ठीक है, ब्रोंकोपल्मोनरी हमारे पास डिस्प्लेजिया, उसकी जो एपिथेलियल है वो बनी ही नहीं है। पुअर ग्रोथ वजह क्या है, उसको एक तो विटामिन K नहीं मिला, कैल्शियम नहीं मिला, ग्लूकोज नहीं मिला, यूँ कह लो कि आयरन उसके अंदर जो है ना वो प्रॉपर नहीं, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया सारे हो सकते हैं। फिर CNS के अंदर जो है हमारे पास डिसफंक्शन है, जिसके अंदर क्या होगा, दिमाग उसका ख़राब हो गया,
ठीक है, और उसका सर बहुत बड़ा हो जाएगा, हाइड्रोसेफलस का शिकार हो जाएगा, खून निकलेगा, इंट्राक्रैनियल हेमरेज की, मेंटल सब नॉर्मेलिटी हमारे पास सारी की सारी होगी, डेफनेस बहरा होने के चांसेस हैं, उसका लर्निंग इशू बहुत होंगे। मतलब जो बच्चे अगर 5 दिन में ABC याद कर रहे हैं तो वो उसको जो है ना वो 1 महीना लग जाएगा ABC याद करते करते। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है। तो मैनेजमेंट क्या करेंगे आप, मेरी जान मैनेजमेंट में यही है। रियली सॉरी, अभी दोबारा मैंने मेडिसिन खाई है, ये पूरा पत्ता जो है ना। अच्छा, जो डिलीवरी है ना रूम, इसकी केयर अब आपने किस तरह करनी है। अगर आपके पास ऐसा बच्चा आ गया है तो इसको ख़ास प्रोटोकॉल मेरी जान देनी पड़ेगी आपको, वरना ये बच्चा सारी उम्र के लिए आपको बदवाएं देगा। ठीक है, एक तो आपने क्या करना है, डिलीवरी रूम में जो है ना पीडियाट्रिक्स, उसको सबसे पहले जो है ना वो करना है। तो आपके पास क्वेश्चन रहता है कि डिलीवरी रूम की केयर के अंदर जो है ना प्री मेच्योरिटी के अंदर, तो आप क्या डिलीवरी रूम की केयर करेंगे। एक तो आप पीड्स वाला जो डॉक्टर है ना वो आपने बुलवा लेना है, प्रॉपर रिससिटेशन उसी से करवानी है। ठीक है, क्योंकि वो जानता है बारीक बिन्नी को भी। ठीक है, फिर अर्ली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दी वाइटल साइन उसके जो है ना वो मॉनिटर करो, उसको ठीक करो, जो भी करना है उसको। ठंड से बचाना है, हाइपोथर्मिया जो है ना वो उसको नहीं होने देना, या फिर हाइपर भी नहीं होने देना। ठीक है, उसको हाइपोग्लाइसीमिया से भी बचाना है, वरना उसकी ब्रेन की डेथ हो जाएगी, ये भी आपने कर लेना है। ठीक है, तो अगर तो उसका वेट लेस देन 1 kg है, तो हमारे पास जो वेट के ऊपर हमने क्लासिफिकेशन की थी, हमने क्या कहा था कि IEVL इनक्रेडिबली लो, एक्सट्रीमली लो, वेरी लो और लो था 750, 1000। अगर उसका 1000 ग्राम या 1 kg वाला है तो हमारे पास क्या है कि मतलब ये लो वेट है। ठीक है, तो इसको इंट्यूबेट करना है और इसको NICU के अंदर जो है ना वो आपने शिफ्ट करना है, ताकि वहाँ पे वेंटिलेटर केयर दी जा सके। ठीक है, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट इसको हम कहते हैं। नॉर्मली ICU होता है, न्यूनेट्स के लिए NICU होता है। फिर अगर उसका वज़न है वेरी लो है, ये था हमारे पास एक्सट्रीमली लो, अगर 1 से 1.5 है तो इसको हमने क्या कहा था कि ये हमारे पास क्या था, वेरी लो बर्थ वेट पे भी था। ये वाली क्लासिफिकेशन अगर आपको याद है ना तो ये वाली। ठीक है, तो इसके अंदर आपने क्या करना है, सिंपल उसको शिफ्ट करना है NICU में ऑब्जर्वेशन के लिए। ठीक है, थोड़े दिनों के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए रखो, ताकि उसके जो है पोटेंशियल इश्यूज़ है ना वो ठीक हो सके। यहाँ पे आपने उसको वेंटिलेटर सपोर्ट देनी, यहाँ पे सिंपल वहाँ पे रख के उसको एक प्रोटोकॉल से देनी होती है। अगर बेबी गुड साइज़ का है तो फिर उसको जो है ना वो एयरवे साफ़ करके रैप कर दो बेबी को, और नर्सरी में शिफ्ट कर दो और आपको फिर मॉनिटरिंग चली जाएगी। ठीक है, ये था डिलीवरी रूम की केयर। अब आफ्टर जो है ना वो बर्थ, पैदाइश के बाद अब आप इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट केयर है। थर्मोन्यूट्रल AC शेसी बंद करवा के उसको कन्वर्टर के ऊपर ला के थर्मोन्यूट्रल इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो जो जो बेबी का वेट कम होता जाएगा, वो वीक है तो हमें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। अगर तो वो 2 kg से ज़्यादा है उसका वज़न, तो 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड मोर देन इनफ है। अगर ये 1.5 से 2 kg का है, ये तो 2 kg से, अगर 1 से 1.5 kg का, तो 32 से 34 डिग्री तक आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अब देखो वज़न बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है, 1 से 1.5 तक हो सकता है, या फिर 1 kg से अगर छोटा है। अगर इतना वज़न है तो वो हमारे पास 32 से 35, और अगर बहुत ही कम वज़न है तो वो बहुत जल्दी हाइपोथर्मिया में जा सकते हो, हमें 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड हर सूरत मेंटेन करना पड़ेगा। बाकी हमारे पास कुछ हीटर होते हैं जिसे हम कहते हैं रेडिएंट हीटर्स, वो आप इसके अंदर दे सकते हैं। रैप करें उसको प्रॉपरली जो है ना बच्चे को। ठीक है, उसको जुराबें पहनाएं, हमारे पास सॉक्स होती हैं, कुछ कैप्स होती हैं, यूँ करके आपने मुँह में बच्चे को देखा होगा कि वो 2 टिमकने से नज़र आ रही होती हैं। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरक्रीमिया, O2 एडमिनिस्ट्रेशन, फ्लूइड जो है ना वो आपने इसका स्टेबल रखना है। फीड करना है बेबी को, इवन ओरल या फिर IV, जैसे भी है, ट्यूब के ज़रिए फीड करो या जैसे भी, लेकिन फीडिंग जो है ना वो ट्यूब ये ओरली आपने करनी है। सप्लीमेंट आपने क्या देनी है, विटामिन A B C D E, और हमारे पास जो K है ना वो आप इसके अंदर दे दोगे। ठीक है, और इन्फेक्शन से जो है ना वो आप इसको प्रोटेक्ट करोगे। ठीक है, और इमेच्योरिटी ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म वो देखो। अब जब ये सारे कर लिए तो किस बच्चे को आपको कि लाओ जी हम तुसी कार चले जाओ, किस बच्चे को कहो कि नहीं इधर ही आपने रहना है। जब बच्चा इन्फेंट जो है ना वो माँ का निपल चूसना शुरू कर दे, ठीक है, खुद सकिंग करना शुरू कर दे, इतनी एबिलिटी आ गया, फिर उसका जो है ना वेट गेन जो है ना वो हो रहा है 10 से 30 ग्राम पर डे। उसका वज़न बढ़ता जा रहा है ग्राम में, रिमेंबर ग्राम इतना सा होता है। ठीक है, इतना बढ़ता जा रहा है उसका वज़न डेली बेसिस के ऊपर, इसका मतलब बच्चा इंप्रूव कर रहा है।
फिर टेम्परेचर शुड बी स्टेबलाइज इन ओपन कॉट, ठीक है, उसका टेम्परेचर हाइपोथर्मिया में नहीं जा रहा, टेम्परेचर उसका ठीक है, नॉर्मल इन्वायरमेंट में है, ना उसको ब्रेडिकार्डिया हो रहा है ना एपनिया हो रहा है, तो आप इसके अंदर जो है ना ईजिली कर सकते हैं। और नो पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो हमने उसको और कोई भी दवाई हमने और नहीं दी, मतलब बेहोशी की या कोई भी इस तरह की, तो आप इजीली बच्चे को घर भिजवा सकते हैं। इजी हो गया। जॉन्डस न्यू नेटोरम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मतलब न्यू नेट को जो यरकान हो गया है वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल। जिसने मेरी हेपेटोलॉजी की वीडियो देखी हुई है ना 1 आवर मेडिसिन वाली, तो अब यहाँ से मेरे ख्याल में हमें ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक के ऊपर। हमने क्या कहा कि एक्सेसिव जो है ना क्या चीज़, रूबी की बिल्ली है, तो बिली रूबिन मैंने बड़े डर्टी निमोनिक उसके अंदर बताए हैं। अगर आप मेरी हेपेटोलॉजी वाली वीडियो देखोगे तो आपको ये फिंगर टिप्स पे होंगे। आप बिली रूबिन जो है ना उसका लेवल एक्सेस होता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, येलोइश डिस्कलरेशन। न्यूनेट है तो मतलब बर्थ से 28 दिन तक जो है ना इसके अंदर अंदर अगर बच्चे का बिलीरुबिन बहुत लेवल हाई है, उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, आई है और स्किन का जो है और आई का स्क्लेरा वो येलोइश डिस्कलरेशन शो कर रहा है, तो इसे हम जॉन्डिस न्यूनेटोरम कहेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास क्या था, जॉन्डिस में प्री हेपेटिक था, हेपेटिक था और पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस भी आते हैं ना, ठीक है। जो प्री हेपेटिक है वो ऑलवेज क्या थे, वो हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड थे, ठीक है। जो पोस्ट हेपेटिक थे वो ऑलवेज कॉन्जुगेटेड, इसके अंदर हमारे पास बिलीरुबिन ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन जो हेपेटिक काज है इसके अंदर हमारे पास मिक्सड होते हैं, बोथ अनकॉन्जुगेटेड और कुछ हमारे पास कॉन्जुगेटेड, ठीक है। तो बिलीरुबिन दोनों का जो है ना वो यहाँ पे मिक्स होकर रेज होगा। अनकॉन्जुगेटेड प्री हेपेटिक काज में आते हैं, ठीक है। अब अनकॉन्जुगेटेड का दूसरा नाम हमने क्या किया था, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन भी, क्योंकि इसके साथ एल्ब्यूमिन वगैरह वो जुड़ा हुआ नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो सकता है, अनकॉन्जुगेटेड फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है या फिर हमारे पास पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। उसको कोई भी पैथोलॉजी चल रही या फिजियोलॉजिकल, क्यों, बच्चा जब पैदा होता है उसका HB 18 से 22 होती है, नॉर्मल हमारे पास 13 से 16 तक होती है ना बंदों में, लेकिन बच्चे के अंदर 18 से 22 तक होती है। लेकिन यूं ही वो, और इसके अंदर हीमोग्लोबिन F होता है जिसका लाइफ टाइम बहुत छोटा है, वो जल्दी मर जाता है। तो जब बच्चा पैदा हो जाता है, अब माँ की तरफ से तो हीमोग्लोबिन नहीं आ रहा और खून वगैरह नहीं है, तो उसके अंदर टपा टप रैपिड डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है, ठीक, जिसकी वजह से वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर आता है। बाकी पैथोलॉजिकल में कोई भी वजह हो सकती है, ठीक है। अब अनकॉन्जुगेटेड जब भी बिलीरुबिन ज़्यादा होगा तो इसकी वजह से हमारे पास बच्चे में कंट्रोल करना है इसको, वरना इसकी वजह से क्या होगा, उसके दिमाग के ऊपर एक्ट करेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा, जिसकी वजह में कंडक्टिवस जो है ना वो हमारे पास हो जाएगा। यार नहीं पढ़ाया जा रहा मेरे से। अच्छा, जो RBCs है ना उसके अंदर मैंने आपको हेपेटोलॉजी में बताया था कि हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। अब हीम अलहदा हो जाती है जब टूटता है, ग्लोबन जो है ना वो प्रोटीन अलहदा हो जाती है, जो ग्लोबन है वो दोबारा यूज़ हो जाती है RBCs में। 120 दिन बाद जो हीम गुरी है वो हमारे पास पोर फायरन के अंदर टूटेगी और हमारे पास आयरन के अंदर टूटेगी। आयरन ये वाला रीयूज़ होगा, इधर से ग्लोबन रीयूज़ होगा, ये आयरन रहेगी। बात पोर फायरन की, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बिली वर्डिन के अंदर, ठीक है। बहुत ना प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो बिली वर्डिन, ठीक है। अब यहाँ पे इसके ऊपर जो इंजाइम एक्ट करता है बिली वर्डिन रिडक्टेज, इसको कहता है रूबी की बिली में कन्वर्ट कर देगा, बिली रूबिन के अंदर। तो ये मैंने सारी निमोनिक हेपेटोलॉजी वाली वीडियो मेडिसिन की तरह से चैनल में बना दी है, वहाँ बिली रूबिन के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये क्या करता है हमारे पास, ये जो रूबी की बिल्ली है ना, ये अब हमारे पास ट्रांसपोर्ट होता है लीवर के पास, इसके ऊपर आती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, वो इसको पकड़ के ले जाती है लीवर के पास, ठीक है। और वहाँ पे हमारे पास होता है ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसके अंदर एक ग्लूक्रोनाइल जो है ना वो ग्रुप ऐड कर देता है, जिसकी वजह से बिली रूबिन जो है ना वो हमारे पास क्या हो, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है हमारे पास ये कॉन्जुगेटेड जो है ना हमारे पास बिलीरुबिन के अंदर कन्वर्ट होगी लीवर के अंदर, ठीक है। उसके बाद जब ये बाइल के अंदर आती है, बाइल से हमारे पास जब ये आती है उसके अंदर GIT में, ठीक है, तो हमारे पास ये यूरोबिलिनोजन के अंदर कन्वर्ट होती है। फिर अगर वो फीसिस में आ रही है तो उसको हम स्टर्कोबिलिन कहते हैं, अगर वो पेशाब में आ रही है तो इसको हम यूरोबिलिन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना वो दो मैकेनिज़्म है, जिसके अंदर स्टर्कोबिलिन फीसिस में, यूरोबिलिन जो है ना वो उसकी किडनी से एक्सक्रीट हो रहा होता है, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो हमने अभी तक जो MCQs आपके पास आता है कि जो इनक्री प्री हेपेटिक काज के अंदर हमारे पास कौन सी चीज़ बढ़ेगी, तो क्योंकि वो अब लीवर से पहले पहले हुआ तो वो अभी कॉन्जुगेशन उसकी नहीं हुई, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा होगा। पोस्ट हेपेटिक में क्या होगा, कॉन्जुगेटेड ज़्यादा होगा बिलीरुबिन, और अगर हेपेटिक काज है तो दोनों, आधा जो है ना वो कॉन्जुगेट हो जाता है, आधा नहीं होता, दोनों हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड भी कॉन्जुगेटेड भी हमारे पास किसके अंदर बढ़ेगा, जो हेपेटिक काज है इसके अंदर एंजाइम कुछ वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो हमारे पास, जो मैंने ये बता दिया। अब हमारे पास जो अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया, मतलब जो प्री हेपेटिक काज में आते हैं, ठीक है। तो
कॉन्जुगेटेड जो हमारे पास हाइपर बिलिरुबिनीमिया है, इसके अंदर क्या है, बिलिरुबिन की प्रोडक्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, रूबी की बिल्ली जो है ना, बिलिरुबिन, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन हो चुकी है, वो भी अनकॉन्जुगेटेड। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो सकता है, कोगुलेशन जो है ना हमारे पास, कॉन्जुगेशन सॉरी, ठीक है, वो हमारे पास डिफेक्टिव रह गई है। ठीक है, ये डिफेक्टिव इसकी क्लियरेंस नहीं हो सकती, फिजियोलॉजिकल भी है, हिमाटोलॉजिकल भी इसकी वजह हो सकती है अनकॉन्जुगेटेड की या प्री हेपेटिक की। फिजियोलॉजिकली मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मोस्ट कॉमन हेमाटोलॉजिकली अगर उसको ABO इनकम्पैटिबिलिटी है, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी है, सेप्सिस है, कोई उसको ड्रग्स है, ठीक है, या फिर सफीरोसाइटोसिस, तो इसके अंदर हमारे पास सारे का सारा होगा। बाकी वो कह रहा है कि हमारे पास ना कभी कभार ब्रेस्ट मिल्क जो है ना, माँ कहती है मैंने दूध पिलाना शुरू किया तो बच्चा पीला होना शुरू हो गया, तो ब्रेस्ट मिल्क तो फीमेल आपका ब्रेस्ट जो मिल्क है ना, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो उसको यरकान करवा सकती हैं, तो एहतियात से ज़रा। ठीक है, और बॉयज़ जो मैरिड होने वाले हैं एहतियात से। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, इन्फेंट ऑफ द डायबिटिक मदर, अगर उसको डायबिटीज़ चल रही है तो वो, फिर हमारे पास यूँ कह लें कि अगर उसके अंदर है कोई भी पैरालिटिक एलियस है, तो ये भी एक बड़ी वजह हमारे पास आ जाती है, देखा गया काज में। ठीक है, अब आपने सारी ये काजेज़ देख ली, आपको कोई काज नहीं मिली, तो फिर एट दी एंड आप उसको क्या डिक्लेयर करोगे, ये हमारे पास पैथोलॉजिकली नहीं है, आपको कोई काज नहीं मिली, तो आप चुप करके इसको फिजियोलॉजिकल जो है ना वो जॉन्डिस डिक्लेयर कर देगी। सारे एक्सक्लूड कर लिए, सारी वजूहात निकालनी, कोई बीमारी नहीं मिली आपको, तो फिर आप उसको फिजियोलॉजिकल आप अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया कह देगा। ठीक है, उमूमन इसके अंदर फिर इन्फेंट जो है ना वो हेल्दी होता है। ठीक है, और इसका जो है ना वो टोटल बिलिरुबिन जो है ना वो लेस देन 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से जो है ना वो कम होता है। ठीक है, और पीक बिलिरुबिन जो है ना वगैरह के 3 से 5 डेज ऑफ द एज के अंदर आपको मिल जाया करता है अमूमन। ठीक है, बाकी मैकेनिज्म यही है कि डिफेक्टिव अपटेक बाय लीवर उसको सही तरह से डिफेक्टिव है, उसको ठीक तरह से ले रही ना, उसकी कॉन्जुगेशन नहीं ठीक हो रही, वो सारी की सारी ईजी। अब उसने फिर मज़ीद जो है ना वो बात लिखी हुई है कि अगर फिजियोलॉजिकल नहीं पैथोलॉजिकल है, सपोज़ करें हीमाटोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न है, हीमोलिसिस हो रही है, ब्लड बहुत ज़्यादा टूट रहा है। ठीक है, तो हीमोलिटिक जो है हमारे पास वजूहात हैं न्यू बॉर्न में, वो हमारे पास क्या हो सकता है, या तो उसकी RH इनकम्पैटिबिलिटी है, माँ नेगेटिव है, बेटा और बाप जो पॉजिटिव है तो RH इनकम्पैटिबिलिटी, या फिर हमारे पास क्या होगी, ABO इनकम्पैटिबिलिटी होगी। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास हो सकती है। RH इनकम्पैटिबिलिटी होगी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस में हमारे पास क्या होगा, RH पॉजिटिव जो है ना वो चाइल्ड होगा। ठीक है, मदर RH नेगेटिव है। ठीक है, पहला बेबी तो ठीक पैदा हो जाएगा, लेकिन उसकी जो एंटीजीन है वो हमारे पास ड्यूरिंग लेबर वो माँ के अंदर चलेगी, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनेगी, जब अगला बच्चा आएगा तो उसके लिए जो है ना वो खतरा होगा, तो उसकी हमारे पास जो है ना वो बहुत ज़्यादा हीमोलिसिस होगी, स्प्लीन उसकी बढ़ जाएगी, स्प्लीनों में गैली होगी, जॉन्डिस करवा देगा। ठीक है, और बाकी सारी जो है मेजर ABO को, बाकी इसके अंदर अगर देखेंगे तो आपको कॉम टेस्ट अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो ABO RH इनकम्पैटिबिलिटी, अगर हमारे पास ABO इनकम्पैटिबिलिटी है तो मतलब ब्लड ग्रुप O है, मदर का O ब्लड ग्रुप है, बेबी का ब्लड ग्रुप A है या B है, तो इनकम्पैटिबल होगा, तो इसके अंदर क्या होगा, जो IgM एंटीबॉडीज़ है ना वो बेसिकली जो है ना वो नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडी IgM, लेकिन ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती, लेकिन जो हमारे पास फीटल A या B एंटीजन है ना वो हमारे पास क्या करेगी, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स माँ के अंदर देंगी, और वो हमारे पास जो है ना वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाएंगी एंटीजन से, और वो कॉम टेस्ट यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव होगा मोस्टली। बस ये देख लेना। ठीक है, बाकी इसके अंदर क्या है, फैमिली हिस्ट्री देख लोगे, मेटरनल में डायबिटीज़ है, इन्फेक्शन है, ट्रोमा है, बाकी कलर ऑफ द यूरिन स्टूल देख लोगे, प्री मेच्योरिटी, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, पोस्ट मेच्योरिटी, वो सारी की सारी आप बातें देख लोगे। इन्वेस्टिगेशन में यही है कि सीरम बिलिरुबिन, CBC, रेटिकुलोसाइट, TFTs होगा, टॉर्च इन्फेक्शन, लीवर बायोप्सी वो कर लोगे। ठीक है, अब जब किसी के अंदर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा होता है तो इसको आप अमूमन देखा होगा आपने NICU में, न्यूनेटल इंटेंसिव के यूनिट में, वो एक नीली सी लाइट जल रही होती है, तो अब आपने किस तरह इसको कंट्रोल करना है, आप मेरी जान इसको फोटोथेरापी दे के कंट्रोल कर सकते हो। हमारे पास जो है ना वो नीली लाइट होती है, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ होती है 420 से 470 नैनोमीटर। ठीक है, ये क्या करती है, जो टॉक्सिक अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ना, ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड, इसको हमारे पास जो है वो नॉन टॉक्सिक अनकॉन्जुगेटेड के अंदर जो है ना वो हमारे पास कन्वर्ट कर देती है, जिससे जो बिलिरुबिन है ना वो हमारे पास इजीली बाइल के अंदर रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, अब नॉन टॉक्सिक है तो उसका कोई नुकसान नहीं है, वो इजीली बाइल से रिलीज़ होगी, इंटेस्टाइन से बाहर, ये हमारे पास होती है। लेकिन इसके लिए आपने जब फोटोथेरापी करनी है, इंडिकेशन यही है कि जब उसका जो है ना वो हमारे पास बिलिरुबिन 5 मिलीग्राम से बिलो हो। ठीक है, और बिलिरुबिन जो है ना वो अनकॉन्जुगेटेड हो, सिंपल। अगर आप कॉन्जुगेटेड में फोटोथेरापी करेंगे तो फिर नुकसानदेह है।
अनकॉन्जुगेटेड जिसके अंदर ज़्यादा है तो उसके अंदर आपने फोटोथेरापी करनी होती है, ठीक है, ये MCQ है। और आप कह रहे हैं कि अगर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन नहीं आप कर पा रहे तो इसके अंदर आपने करनी होती है। लेकिन इस दौरान जो है ना वो आपने क्या करना है, एक तो कॉन्टीन्यूस जो है ना फोटोथेरापी देनी है। बच्चे की आइज़ जो है ना उसके ऊपर कोई ब्लैक मास्क चढ़ा देना है ताकि उसकी जो रेटिना है वो डैमेज ना हो जाए लाइट की वजह से, ठीक है, क्योंकि नाजुक सी हैं। फिर उसके अंदर देखना कि वो जो जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है वहाँ उसको हाइपोथर्मिया ना हो जाए, ठंड ना हो, या फिर डिहाइड्रेशन, ज़्यादा हीट तो नहीं चलेगी तो डिहाइड्रेशन सूखड़ा ना पड़ जाए उसको, ठीक है। फिर उसका फ्लूइड लेवल जो है ना वो ठीक रखना, और आपने यहाँ हर 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर जो है ना वो आप उसके जो है ना वो बिलीरुबिन जो है ना वो मेंटेन करते रहोगे, देखते रहोगे, चेक करते रहोगे कितना हमारे पास हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या है जी, जब यूँ हमारे पास एक पिक्चर बनी हुई है परवेज़ अकबर में, यूँ हम लाइट मारते हैं, ठीक है, तो जो टॉक्सिक अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है ना वो हमारे पास नॉन टॉक्सिक अनकंजुगेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारे पास बाइल में निकल, या फिर ये एक और चीज़ में कन्वर्ट होता है किसके अंदर, लिम लेम्ब्री लुम्बरवेरिसिन, ठीक है, LUMRIBICL लुम्ब्रीबेरिसिन, जो भी आप कह लो यार, मुझे नहीं आ रहा ये, ठीक है। तो ये हमारे पास वाटर सोल्यूबल है, ये इजीली जो है ना वो एल जो है ना वो किडनी से जो है ना वो इजीली सेक्रीट हो जाता है, ठीक है। ओवर हीट नहीं करना, ओवर ड्राई नहीं करना, चिल नहीं करवा देना उसको, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि आप मुझ जैसा कोई नालायक डॉक्टर है, उसने क्या किया, बच्चे को सही से एवेल्यूएट ना किया, और उसके अंदर क्या था जी, जो कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलोरिबिनीमिया था, ठीक है, मतलब कोई पोस्ट पैटिक काज की वजह से कॉन्जुगेटरी हाइपर बिलीरुबिन, तो उसने क्या किया, उसको फोटोथेरापी दे दी, तो ये हमेशा उसको नुकसान दे करवाएगी। रिमेंबर, हमेशा अनकॉन्जुगेटेड के लिए आपने फोटोथेरापी देनी है। अगर कॉन्जुगेटेड में देंगे ना तो उसकी जो है ना वो स्किन के ऊपर मिक्स टैक्स जॉन्डिस मान जाएगा, और वो हमारे पास बेबी को ना डार्क ब्राउन डिस्कलरेशन करवा देगा, ठीक है, डार्क ब्राउन हमारे पास डिस्कलरेशन बेबी करवा दी, इसको हम कहते हैं ब्रोंज बेबी सिंड्रोम। तो ये भी एक हमारे पास यूकी आया हुआ है, व्हाट इज़ ब्रोंज बेबी सिंड्रोम, कि मतलब कोई नलायक मुझ जैसा जो डॉक्टर है उसने जो है ना वो कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया था बच्चे का, उसके ऊपर फोटोथेरापी करवा दी, ठीक है। तो इससे उसको जो है ना वो पिगमेंटेशन होना शुरू हो गई, और हमारे पास जो था वो। इसके अलावा आप फोटोथेरापी के लिए अब क्या करवा सकते हो, उसका ब्लड ही जो है ना वो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के जरूर चेंज कर दो। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन जो है वो हम अम्बिलिकल वेन के ज़रिए जो है ना वो हम करते हैं, ठीक है। रिमूव करते हैं जितनी भी सेंसिटाइज जो नाजुक हैं RBCs वो रिमूव कर दो, सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज़ रिमूव कर दो जाके RH इनकम्पेटिबिलिटी ना हो, और एनीमिया जो है इसको ठीक कर दो, ठीक है। और यकीन में करना, अगर HB आपके पास 12 से कम है तो हमेशा एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करो, उसका एनीमिया ठीक करो। कॉम टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो उसके अंदर भी ये आप एंटीजन को रिप्लेस कर दो। तो ये एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन में ये सारी चीज़ें आपने प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं, ठीक है। अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल आर्टरी, या फिर हम लार्ज कोई भी पेरिफेरल जुगुलर या सेफनस वेन उसकी टांग से ना ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। और वो कह रहा है कि हमने जो है ब्लड की टाइप कौन सी लेनी है, हमेशा जो है ना आपने फ्रेश ब्लड जो है ना वो जो कि स्टोर किया हुआ है सिट्रेटेड फास्फेट डेक्सट्रोज के अंदर, सिट्रेटेड फास्फेट डेक्सट्रोज के अंदर जो स्टोर किया हुआ वो हमेशा देना है, ठीक है। और क्रॉस मैच जो है ना वो हमने लाजमी करवा लेना, उसके बाद जो है ना आपने इसको देना होता है, ठीक है। और इसके साथ बच्चे को जो है ना वो इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा, तो आप उसकी एंटीबायोटिक्स जो है ना वो दे दो ताकि सेप्टिसीमिया अगर है उसके अंदर, एडुकेट फिटिंग दे दो, ठीक है। और यहाँ पे कह लें कि फिनोबार्बिटोन दे सकते हो, और बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो आप इसके अंदर देते हैं। अब यहाँ पे है कर्नेक्टेरिस के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या लिखोगे, ठीक है। तो कर्नेक्टेरिस हमारे पास यही है कि हमने क्या कहा कि कर्नेक्टेरिस किसके अंदर, जिनके अंदर अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलोरिबिनीमिया हो गई, सारा ये आपका मेडिसिन जो है ना वही रिपीट हो रही है। हेपेटोलॉजी कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है ना वो आपका बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है। वो क्या करता है, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन सेल के अंदर जो जाकर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। और वहाँ पे जो है ना वो सारी की सारी बेसल गैंग्लियन वगैरह को ख़राबी करता है, ठीक है। यहाँ पे कहता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस किया बेसल गैंग्लियन के अंदर, या करीन नंबर 3 और 8 के अंदर जाके होगा, जहाँ पे क्या करेगा, जो उनकी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है ना न्यूरॉन्स की, ठीक है, उनको जो है ना वो बेसिकली जाके इंटरफेयर करेगा, जिससे हमारे पास न्यूरॉन जो है वो डैमेज हो जाएंगे और बच्चे को कर्नेक्टेरिस हो जाएगा, ठीक है। मेजोरिटी में अगर ना ठीक किया आपने इसको तो बच्चे मर जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर न्यूरोलॉजिकल साइन पॉजिटिव होते हैं, लेथार्जी, पुअर फीडिंग, ठीक है, वीक रिफ्लेक्स होते हैं, ठीक है। और एक अकड़ा हुआ सर जिसे हम कहते हैं ना ऑप्थिस्टोमस, ठीक है, ये हो सकता है जिसकी वजह से हमारे एपनिया और वो डेथ के अंदर ज़्यादा अप रोलिंग आई होगी, टंग उसकी प्रोट्यूड होगी, ज़ुबान बाहर निकली है, आंखें ऊपर जा रही होती हैं, ठीक है। और हमारे पास कोई स्क्वींट और एक्स्ट्रा पैरामिडल साइन सारे के सारे, और इवन कोमा और डेथ के अंदर जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए प्रिवेंट किस तरह करना है, आप सिंपल जो अनकॉन्जुगेट इसको निकाल दो,
इंटेंसिव फिजियोथेरापी करो, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करो, एल्ब्यूमिन ट्रांसफ्यूजन करो और फॉलो अप के ऊपर इसको रखो। तो जो अनकॉन्जुगेटेड है वो कॉन्जुगेट में अगर तब्दील हो जाए तो हमारे पास कंडक्टेरिस नहीं हो सकता। साथ में आप अनकॉन्जुगेटेड के लिए फोटोथेरापी इसके अंदर करनी होती है ताकि होता है। फिर हमारे पास लास्ट पे है जी हमारे पास ब्रेस्ट मिल्क जो है ना, इसकी वजह से जो जॉन्डिस होता है ना, इसको हम कहते हैं, क्योंकि जो फीमेल है ना सारी अपनी ब्रेस्ट को ज़रा उसके ऊपर लिख लो आप, ठीक है। आपके ब्रेस्ट के अंदर क्या होगा बेसिकली, बीटा ग्लूकुरोनाइडेज ये एक आपके मौजूद होता है, बीटा ग्लूकुरोनाइडेज ये मौजूद होता है आपके ब्रेस्ट मिल्क में जो है ना, वो स्टीराइड्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हद से ज़्यादा ताकत वाले फ्री फैटी एसिड्स होंगे, और हमारे पास प्रेगनेनिनाडोल, ठीक है, ये एक चीज़ है जो हमारे पास होती है। ये क्या करती है कि ये कॉन्जुगेशन को ना इनहिबिट करती है, जो लीवर के अंदर कॉन्जुगेशन होती है ना, ये उसको इनहिबिट करती है। तो बर्थ के 10 से 15 दिन बाद बच्चे को अगर जॉन्डिस हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारे अमूमन ये जो है ना 4 से 12 हफ्ते के बाद बच्चा जो है ना नॉर्मल हो जाता है। तो आपने इसको ना जो करना होता है, ठीक है। बाकी वो कह रहा है कि परसिस्टेंट जॉन्डिस क्या होता है, अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा तक जो है ना वो आपका जरकान चल रहा है, जिसको हम परसिस्टेंट जॉन्डिस कहते हैं। वजह यही है कि प्री मेच्योरिटी है, ब्रेस्ट मिल्क हाइपोथायराइड, डाउन सिंड्रोम, गैलेक्टोसीमिया है, करिकुलर निगार सिंड्रोम है, तो इसके अंदर हमारे पास होती है सारी की सारी, ठीक है। बाकी जी हमारे पास अगर कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया, उसके बारे में अगर जल्दी से मैं बात बता दूं तो वही मेडिसिन में मैंने डिस्कशन की है। अगर इसका लेवल 1.5 से 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो, किसका, डायरेक्ट बिलिरुबिन का या कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का, तो हमारे पास ये कॉन्जुगेटेड है। इसके अंदर क्या होता है, जो उसका हेपेटोबिलरी है ना सिस्टम, वो सारा डिसफंक्शन हो जाता है। तो हेपेटोबिलरी डिसफंक्शन हो जाएगा, ठीक है। जो सक्रीशन है बाइल की वो सारी की सारी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। और स्प्लीनोमेगैली होगी, हेपेटोमेगैली होगी, स्टूल उसके बिल्कुल पेल होंगे, और यूरिन जो है ना वो बिल्कुल डार्क होगा, डार्क यूरिन पेल स्टूल, ये सारे के सारे, ठीक है। वजह क्या है, बाइल जो है ना वो बंद तो गया है कॉन्जुगेटेड, अब वो फ्लो जो है ना वो आगे सारे के सारे खराब है, पोस्ट हेपेटिक वजह से कॉन्जुगेटेड हाइपर, ठीक है। कोलिडोकल सिस्ट है, हेड ऑफ द पेंक्रियाज का कार्सिनोमा है, सारी चीज़ें मतलब वही आप मेडिसिन वाली लिख देना, कोई मुश्किल बात नहीं है, ईजिली आपका इंशाल्लाह सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यार अभी मेरे से मज़ीद वीडियो जो है ना वो नहीं बन पा रही, तो ऐसे करते हैं यहीं से कर लेते हैं, ठीक है। अहमद हसन ये बुक है ना, यहाँ पे न्यूनेटल, अब माइनर टॉपिक मैं यहाँ से करवा रहा हूँ, मेजर मैंने कवर करवा दिए। न्यूनेटल सीयर में बेसिकली क्या होता है, पर ऑक्सीजनल ब्रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, CNS जो उसका है ना, बच्चे को झटके लगने हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गया। पहले 3 दिन में अगर होगा तो अर्ली ऑन सेट है, अगर 3 दिन के बाद होगा तो लेट ऑन सेट है। वजह क्या है, दिमाग को ऑक्सीजन नहीं पहुँची, कोई भी चोट लग गई है, इंट्राक्रेनियल हेमरेजेस हो गया, इन्फेक्शन है वहाँ पे, कोई वो कह रहा है मेटाबॉलिक काज है, ग्लूकोज, मैग्नीशियम या सोडियम, पैराडॉक्सिन, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी है जो TB की वजह से होती है ना, ट्रोमा हो गया, कनेक्टिव और फैमिलियल में। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं न्यूनेटल की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो MCQ आता है, वो आता है सबटल, ठीक है, ये हमारे पास सबटल। बाकी टोनिक है, क्लोनिक है और मायोक्लोनिक है। सबटल जो 50% ये MCQ पक्का लगा हुआ, प्री टर्म से ज़्यादा होता है बजाय फोर टर्म के। हॉरिजॉन्टल डेविएशन ऑफ द आई, जर्क ब्लिंकिंग होती है, सकिंग जो है ना वो ड्रोलिंग ऑफ लेकिंग और येनिंग होती है, स्विमिंग और वो सारी की सारी जो है ना वो बिल्डिंग मूवमेंट, मतलब जिस तरह एपिलेप्सी की होती है ना जर्की मूवमेंट, यूँ 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 यूँ, ठीक है, इस तरह की इसको जो है ना वो हमारे पास ब्लिंकिंग आंखों की होती है। क्लोनिक में क्या है, फोकल लोकलाइज क्लोनिक जर्किंग होती है। मल्टीफोकल में हमारे पास फोकल हो सकती है, मल्टीफोकल में सवेयर पार्ट ऑफ दी अगर बॉडी इन्वॉल्व है तो हमारे पास मल्टी। टॉनिक में क्या है, वो वहाँ पे प्री मेच्योर इन्फेंट में फोकल या जनरलाइज हो सकती है, मायोक्लोनिक में मसल जो है ना वो फुल या मल्टीफोकल हो सकती है, फोकल या जनरलाइज, सिंपल सी बात है, बस नाम याद कर लेना है, सबटल, टॉनिक, क्लोनिक और मायोक्लोनिक, ठीक है। इवेल्युएशन चाइल्ड है, उसकी पैराडॉक्सिन डेफिशिएंसी देख लो, एस्फिक्सिया, ट्रोमा, बल्जिंग फॉन्टेनेले मेनिंजाइटिस का देख लो, CBC करा लो, बाकी वो ECG EEG कुछ भी मुश्किल नहीं है, CNS आपकी सारी ये इसमें है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, एयरवेज का ठीक रखो, ठीक है। स्पोर्ट वेंटिलेशन बाय गिविंग हाई फ्लो ऑक्सीजन, IV लाइन सेट कर लो, वार रखो बेबी को, NG ट्यूब पास करो, एस्पायरेशन और वोमिटिंग को चोकिंग से बचाओ, NPO दो, सेंट लैब करो और मोनीटर वाइटल कर लो। स्पेसिफिक में क्या वगैरह कि 10% ग्लूकोज दो टू करेक्ट दी हाइपो, अमूमन जो चीनी कम हो जाए ना, हाइपोग्लाइसीमिया, इसकी वजह से हमारे पास ये होता है। अगर कंट्रोल है तो आप नॉट कंट्रोल तो कैल्शियम ग्लूकोनेट दे दो ताकि हम हाइपोग्लाइसीमिया को कंट्रोल कर सकें। अगर कंट्रोल नहीं है तो एंटी कन्वल्सेंट थेरेपी जिसके अंदर फिनोबार्बिटोन डायज़ेपिम दे दो। अगर फिर भी नहीं कंट्रोल तो फिर आप ना पैराडॉक्सिन विटामिन B6 जिसे हम कहते हैं ना अमूमन वो दे देते हैं, ठीक है। बाकी हमारे पास और क्या रहता है,
हेमोरेजिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न, इसके अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी है, स्पॉन्टेनियस हेमोरेजेस, लेक ऑफ फ्री विटामिन के, माँ के अंदर विटामिन के की कमी थी, या फिर बैक्टीरियल इंटेस्टाइनल कोलिफ्लोरा के अंदर एब्सेंस है। ठीक है, बैक्टीरिया में जो है ना वो विटामिन के को सारी चीज़ें डेफिशिएंसी फैक्टर 2, 7, 9, 10 इस पूरे की फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जो कि कोगुलेशन के स्केट का हिस्सा है। ब्लीडिंग फ्राम दी हीमाचूरिया हो गया। ठीक है, गेस्टो यूरिनरी सिम्टम में बाकी हमारे पास अम्बिलिकल कार्ड से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी है, वो यही है कि इंट्राक्रेनियल हेमरेज जो है ना वो फैटल है। डायग्नोसिस पीटी एपीटीटी और है कोई फाइनल ईयर के लिए मुश्किल 2, 7, 9, 10 देख लो। ठीक है, और ब्लड थोमिन हो गया, फाइब्रिनोजन प्लेटलेट और बाकी फैक्टर्स देख लो। और इसके अंदर क्या करो, जो चीज़ कम है आई इंट्रामस्कुलर विटामिन के दे दो न्यू बॉर्न को, पारेंटली दे दो। सीवियर ब्लीडिंग है तो हम ट्रांसफ्यूजन हमारे पास रिक्वायर होती है। सिंपल सी बात ये हमारे पास होगी, अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ। इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर जब भी आएगा ना वो हमारे पास मैक्रोसोमिया का बच्चा होगा, बड़ा बड़ा होगा। ठीक है, तो माँ का जो है ना वो ग्लूकोज एडुकेट कंट्रोल हैज़ नॉट बीन कंपल्शन ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी होगा। वही है कि मतलब माँ का अगर ग्लूकोज लेवल हमने कंट्रोल नहीं किया तो एक भालू सा बच्चा जो है ना वो पैदा होगा, जिसे हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ के अंदर कहते हैं। मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से फीटर के अंदर जब माँ से ग्लूकोज ज़्यादा जा रहा है तो बच्चे के अंदर भी वही अडाप्टेशन होगी, बच्चा भी अब उसकी नीड ज़्यादा होगी है। ठीक है, ड्यूरिंग बर्थ जब हमने फिर अब माँ की सर्कुलेशन तो कट गई, लेकिन बच्चे को तो उतना ग्लूकोज ही चाहिए, उसने अडाप्ट कर लिया है, तो वो क्या करेगा, अपना मेटाबॉलिज्म वैसे ही जारी रखेगा, एक वक्त तक सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर चला जाएगा। ठीक है, यही कह रहा है कि जब कट ऑफ होती है माँ से ग्लूकोज तो बच्चे को उतनी मिलती नहीं है जिसकी वजह से वो अडाप्ट हुआ था, तो इसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है डायबिटिक मदर में। तो लार्ज प्लम्प बेबी होगा, मैक्रोसोमिया का बेबी होगा, ये आता है उसके अंदर ऑस्पी के अंदर अमूमन। इलाज विसरा होंगे, हाइपोटोनिया, हाइपर एक्साइटेबिलिटी, इमेच्योर लंग होंगे, कार्डिक इश्यूज़ आएंगे। ठीक है, मोटे ताज़े बच्चे होंगे। ठीक है, स्मॉल फॉर गेस्टेशन लेने का, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हर चीज़ कमी है, बर्थ एस्फिक्सिया है, कार्डिक के अंदर ट्रांस जो है ना वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, एटियल सेप्टल डिफेक्ट, वो सारी की सारी होगी। स्केल्टल में हमारे पास हेमी वर्टिब्रा होगा, वो CBC, कैल्शियम, ग्लूकोज, बिलिरुबिन, ECG करवा लोगे, इकोकार्डियो। नॉर्मल में हमारे पास न्यू बॉर्न में बाकी कह रखे ब्लड ग्लूकोज चेक कर लो, फिजिकल एग्जामिनेशन, इन्फ्यूज़ करो ग्लूकोज की सोल्यूशन को, क्योंकि हमने हाइपोग्लाइसीमिया से बच्चे को हर सूरत बचाना है, ऐसा ऐसा उसको अडॉप्ट करवाना है। ठीक है, तो हमारे पास कह रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग को इनकरेज करो जितनी जल्दी हो सके ब्रेस्ट फीडिंग। बाकी है जी हाइपोग्लाइसीमिया बच्चे ही चला गया तो वो कह रहा है अगर 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा टर्म है, अगर प्री टर्म मतलब 37 हफ्ते से पहले पैदा होगा तो उसके अंदर अगर 30 से जो है ना वो हमारे पास मिलीग्राम से कम है। ठीक है, तो बाकी कह रहा है कि हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया ट्रांजिएंट भी हो सकता है, परसिस्टेंट भी। अगर वो 7 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाए तो ट्रांजिएंट अचानक हुआ ठीक हो गया। परसिस्टेंट में अगर 7 दिन से ज़्यादा ले लिया, ग्लूकोज प्रोडक्शन स्टोर है। बाकी ये है कि बैक विद वाइडमैन सिंड्रोम इसके अंदर रहता है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग का ट्यूमर है। बाकी LG और बाकी फैक्ट में क्या है, आफ्टर कटिंग अम्बिलिकल कार्ड न्यू बॉर्न फेल ग्लूकोज फॉल होता है 1 से 2 घंटे के अंदर ग्लूकोज फॉल हो जाता है। इस वजह से हमें ब्रेस्ट फीडिंग एज सून एज पॉसिबल जो है ना वो शुरू करवानी है। 6 मिलीग्राम पर kg पर मिनट के हिसाब से इन्फ्यूज़ करवानी है। ठीक है, मैयर करना है ग्लूकोज को। और वो कह रहा है कि हमने 1, 2, 4, 6, 12 और 24 घंटे के वक्फे से जो है ना वो देखना है कि इसके अंदर जो है ना मैयर करना है कितना ग्लूकोज है। 1, 2, 4, 6, 12, 24। ठीक है, CNS डैमेज ना हो जाए, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज ना, IV ग्लूकोज बोलस ड्रग में हाइड्रोकॉर्टिसोन, ग्लूकागोन, डाइऑक्साइड हो गया। बाकी सर्जरी में वो कह रहा है कि हम क्या करते हैं, अगर इंसुलिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है, हाथ से ज़्यादा इंसुलिन पैदा हो रही है, तो इसके अंदर भी हमारे पास जो है ना ये हो सकता है। हाइपोकैल्सीमिया में क्या है, कैल्शियम लेवल अगर 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, या फिर आयोनाइज्ड कैल्शियम अगर फ्री की बात टोटल की बात करें 7 है। ठीक है, अगर हमारे पास जो है ना वो आयोनाइज्ड फॉर्म वाली जो बात करती हैं, जो वो हमारे पास 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से। फर्स्ट अर्ली हो सकता है, लेट सेम उसी तरह 3 दिन के बाद होगा। 50% लो बर्थ वेट और 100% वेरी लो बर्थ वेट में। ठीक है, जिनका हमारे पास क्या था, वेरी लो बर्थ IEVL, जिसका वेट कितना था 1 से 1.5 kg तक, और लो बर्थ वेट में हमारे पास क्या था, जिनका वेट था लो बर्थ वेट, ठीक है, जिसका हमारे पास 25 से 2.5 kg से कम था, तो इनके अंदर हमारे पास 50% चांस है। अगर ये वेरी लो है तो इसके अंदर 100% चांस है, उसके अंदर हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम लेवल कम होगा। प्री टर्म इडियोपैथिक एस्फिक्सिया बच्चों वाली बात है। लेट ऑनसेट में हाइपरफास्फेटीमिया, शॉक, सेप्सिस, हिपेटोमेगाली और विटामिन D की डेफिशिएंसी। अर्ली ऑनसेट हो सकता है, लेट हो सकता है। बाकी कैल्शियम लेवल चेक कर लो, फॉस्फेट चेक कर लो, मैग्नीशियम चेक कर लो, ECG करवा लो तो आपको QT इंटरवल जो है ना वो लॉन्ग मिलेगा। तो ये एक MCQ है कि ग्रेटर दैन 0.4 सेकंड से अगर ज़्यादा है ना, ठीक है, तो हमारे पास हाइपोकैल्सीमिया। एंटीसिपेट को आप बाहर से एसिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं देनी, अगर है तो फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट दे दो साथ में, और रिस्पॉन्सिव है मैग्नीशियम सल्फेट दे दो, बाकी ट्रीट करो स्पेसिफिक बच्चे। ठीक है, ये भी हो गया हमारे अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ।
फिर मिकोनियम एस्पायरेशन, बच्चा अपना ही जो है ना वो जो सब्ज़ रंग का पखाना है वो खा लेता है, ठीक है। जो हमारे पास मिकोनियम है ना, ये फर्स्ट इंटेस्टाइनल डिस्चार्ज है न्यू बॉर्न से, उसकी जो एनएस से पहला डिस्चार्ज निकलता है उसे मिकोनियम कहते हैं। इसके अंदर एपिथेलियल सेल होते हैं, फीटल लेयर होता है, म्यूकस होता है और बाइल होता है। उसने जो जो निगला हुआ है, मतलब अपना पेशाब ही पी रहा होता है ना बच्चा फीटल में, तो उसने अपना पेशाब पिया हुआ है, उसके अंदर एपिथेलियल सेल हैं, उसके अपने बाल हैं, उसका म्यूकस है, उसका जो है ना वो लीवर से बाइल आ रहा है, तो वो सारे के सारे कह रहे हैं कि अगर इंट्रायूट्राइन एस्फिक्सिया होगा, उसके ऊपर स्ट्रेस होगी, तो उसके जो मसल है ना, ठीक है, वो रिलैक्स हो जाती है। इंटरनल एनल एनल के जो स्फिंक्टर के मसल हैं वो रिलैक्स बिल्कुल ढीले ढाले हो जाएंगे। तो जो मिकोनियम है स्ट्रेस की वजह से वो उसके बाहर आ जाएगा, और उसी को वो अगर पिएगा तो फ्लूइड अब वहीं से उसने पीना है, तो वो साथ में मिकोनियम भी उसके अंदर जो है ना वो चला जाएगा और रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस के साथ आएगा, CO2 रिटेंशन, हाइपोक्सीमिया होगा। पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, प्री एक्लेम्शिया, क्लेम्शिया, मैटरनल हाइपरटेंशन, मैटरनल डायबिटीज़ में अब नॉर्मल फीटल हार्ट रेट है, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल है, मैटरनल स्मोकिंग है, रिस्पायरेटरी और कार्डियोवास्कुलर जो है ना वो डिजीज़ यहाँ पे हो सकती हैं। बाकी क्लिनिकल फीचर में क्या है, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज विद लॉन्ग नेल, ठीक है, और हमारे पास पीलिंग ऑफ द स्किन जो है ना येलो और ग्रीन पिगमेंट आपको मिल जाती है। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर यहाँ पे पी सोप लाइक मिकोनियम, जिस तरह मटर का सूप होता है ना सब्ज़ रंग का, बिल्कुल वैसे का मिकोनियम आपको नज़र आ जाता है, ठीक है। बाकी चेस्ट एक्स करा लोगे, इन्फ्लेटेड लंग मिलेंगे क्योंकि हर चीज़ बंद हुई है, फ्लैटेंड डायाफ्राम है, हार्ट रेट लेस देन 100 होगा, एंडोट्रेकियल जो है ना वो आपने सक्शनिंग वहाँ से, मतलब एंडोट्रेकियली जाके ना जितना भी उसने ट्रेकिया के अंदर फंस गया है वो, जिसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेटेड है, उसको सक कर लो, सिंपल सी बात है। जब वो करेगा साथ में आप स्लाइडेनाफिल दे दो जाके स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन हो, ठीक है। ये अमूमन इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए यूज़ करती है ना, तो ऐसे बच्चे में मेरे ख्याल में उसका जो है ना वो पीनाइल आर्गन वो भी खड़ा हो जाता होगा, ठीक है, क्या कहते हैं, इरेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, देखा गया है वैसे ये जब इतना ज़्यादा स्लाइडेनाफिल देंगे ना तो भाई। बाकी ट्रांजिएंट टेकिपनिक ऑफ द न्यू, अचानक से जो है ना वो उसको थोड़ी देर के लिए जो है ना वो रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस हुआ है, न्यू बॉर्न रिस्पायरेटरी शॉर्टली आफ्टर द डिलीवरी दैट रिजॉल्व विद इन 3 to 5 days, ठीक है। उसको डिस्ट्रेस हो गया अचानक से, वजह क्या है, कोई सी सेक्शन कराया, मेल सेक्स से एक्सेसिव मेटरनल सीडेशन, माँ को ज़्यादा नशा चला गया जिसकी वजह से एस्फिक्सिया हो गया, टकीपनिया उसी को कहते हैं ना, ठीक है। सांस तेज़ तेज़ उसमें, यानी वो जो तेरा फीटल पॉलीसाइथीमिया, बाकी वही है कि टकीपनिया में रिस्पायरेटरी रेट अगर 60 पर मिनट से हमारे पास ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। सब कॉस्टर डिसेक्शन, उसकी पसलियों के ऊपर जो है ना वो यूँ आपको अंदर की तरफ धंसी हुई मिलेंगी, सब कॉस्टर डिसेक्शन होगी, सी सेक्शन वो बाकी पैथों में यही है कि डायग्नोसिस ABG CBC एक्सरे हाइपोक्सिया वो सारे के करवा लेंगे तो आपके पास ये ठीक हो जाएगा। बाकी एडिकेट ऑक्सीजनेशन है, NPO करवा लोगे, और वो बच्चों वाली बात है, कुछ भी नहीं है इसमें। फिर एक और टॉपिक था यहाँ पे पोस्ट टर्म, मतलब अगर वो टर्म था 37 से 42 हफ्ते, अगर 42 से भी ऊपर गुजर गए हैं, ठीक है, तो उसको पोस्ट टर्म कहेंगे। वो बच्चा लंबा होगा, उसके लंबे लंबे नेल होंगे, इसके अंदर वो कह रहे हैं कि सैकल सिंड्रोम, ट्राइसोमी 16 और 18, जिसके अंदर एडवर्ड जेनर सिंड्रोम आता है, एनसेफलोपैथी हो गया, वो सारी की सारी एब्सेंट नहीं हुई। इसको जो सर के बाल हैं, बॉडी हेयर है जो वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके होंगे। जो उसका वर्निंग स्केल होता है, जो चीज़ी और वैक्सी लेयर है ना, वो हमारे पास कोटिंग कर देगी हमारे पास न्यू बॉर्न की। लंबे नाखून होंगे, उसके सर के बाल उड़ गए हद से ज़्यादा बड़े हुए होंगे, ठीक है। नॉर्मली तो छोटे छोटे होते हैं, ये यूँ जी जिस तरह पफ बनाया होता है ना इसने बच्चे ने, इस तरह होंगे, ठीक है। वाइट स्केली होंगे, बाकी इंक्रीज अलर्टनेस होगी, ग्रोथ रिटार्डेड होगी, मिकोनियम एस्पायरेशन हो, बाकी ये बच्चों वाली बात है। और प्रोग्नोसिस में यही है कि स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज और लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज। हमने देखा था कि अगर वो स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज होगा, अगर उसके 10th सेंटाइल से वेट फॉर गेस्टेशनल एज कम है तो स्मॉल है, लार्ज अगर 98 सेंटाइल से ज़्यादा है तो वही यहाँ पे बात की हुई है कि, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन 2 से ज़्यादा है तो लार्ज है, अगर 2 से कम है तो हमारे पास जो है वो स्मॉल है। बाकी मैटरनल काज है, ठीक है, यंग है, पुअर है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, और हमारे पास ग्लूकोज, टेम्परेचर, हाइपोथर्मिया, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, बस एक दफ़ा रीड देने वाली बात है। बाकी ये जॉन्डिस वगैरह हो गया, हमारा ABO इनकम्पेटिबिलिटी भी हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ इन्फेक्शन है, आई थिंक ये यहाँ पे नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस, जो आपकी जो है ना इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हुआ है जो कि मुसलसल नेक्रोसिस कर रहा है। डेथ में उमूमन जो इंटेरोकोलाइटिस जो कोलोन है ना गट की, उसकी इन्फ्लामेशन होगी और वो नेक्रोसिस की तरफ जा रही है। इंटेस्टाइनल इंजरी कम्बिनेशन ऑफ वेस्कुलर, म्यूकोजल एंड टॉक्सिक जो है ना वो इंसल्ट होती है, ताकि हमारे पास जो इमेच्योर गट है ना, बच्चे की गट बेचारी इमेच्योर होती है, अगर इन्फेक्शन हो गया तो फिर मजीद खराबी है। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन रिस्क फैक्टर ये है, पॉलीसाइथीमिया, बाकी वो हाइपरोस्मोलर फंक्शन। पैथो में क्या है, बावल स्कीमिया स्कैंडिटो दिया, उसको सांस नहीं आ रहा, जिसकी वजह से बावल जो है ना वो उसको भी सही तरह नहीं पहुंची ऑक्सीजन, वो भी हमारे पास डैमेज होगी।
मिल्क के अंदर वो कह रहा है कि प्रोवाइड किया सबस्ट्रेट फॉर बैक्टीरिया हाथ से ज़्यादा ग्रो कर गए हैं, उन्होंने हाथ से ज़्यादा जो है ना अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी है, गैस वहाँ पे प्रोड्यूस हुई, ठीक है। बैक्टीरियल इन्वेजन जो गट में गैस प्रोड्यूस, न्यूमोटोसिस इंटेस्टाइनलिस, इंटेस्टाइन में हाथ से ज़्यादा गैस उसने भर दी है, ठीक है। बाकी यही है कि जब कंप्रेस होगी तो वेस्कुलर सप्लाई सारी कंप्रोमाइज़ होगी। फर्स्ट वीक में वो कह रहा है कि एंट्रल फीडिंग जो है ना वो आपने स्टार्ट करवा दिया। क्लिनिकल फीडिंग में यही है कि ब्लडी स्टूल होंगे, एपनिया होगा मेटाबॉलिक में। बाकी डायग्नोसिस में सीबीसी एक्सरे और वो करवा लोगे। डिसकंटिन्यू करो एंट्रल फीडिंग का, टोटली जो है ना आप आईवी दे दो, टोटल पार एंट्रल न्यूट्रिशन पे ले जाओ, उसकी इंटेस्टाइन को रेस्ट करवाओ, गैस्ट्रिक ड्रेनेज करवाओ, जितना उसके मैदे में गया उसको सारे को वापस तक कर लो, वाइटल साइन चेक कर लो, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस हो गया, मेट्रोनिडाजोल दे दो, एंटीबायोटिक्स दे दो, जो बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे, ठीक है। स्पोरेटिव है, अर्ली ऑनसेट और लेट ऑनसेट में आप वेनकोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन और मरकेप्टोप्यूराइड वगैरह वो इसके अंदर दे सकते हो, ठीक है। आरडीएस बचपन से पढ़ते हैं, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। प्री मैच्योर बेबी में हमारे पास क्या होता है, रिस्पायरेटरी रेट अगर 60 से बड़ा है, ठीक है, तो प्री मैच्योर इन्फेंट उसके अंदर क्या है, हमारे पास जो सर्फेक्टेंट है वो ही नहीं बना लंग्स के अंदर, ठीक है, तो वो हमारे पास ये सारी की सारी जो है ना हाइड्रोपिटाइल कोल्ड स्ट्रेस है, पेरेंटल एस्फिक्सिया है। ग्रेटर देन 60 पर मिनट टेकिपनिया होगा। चेस्ट रेट एक्शन साइनोसिस, चेस्ट एक्सरे में हमारे पास यूनिफॉर्म रेगुलर ग्रैनुलर पैटर्न होती हैं। पैथोफिजियोलॉजी व्हाट इंक्रीज सर्फेक्टेंट, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें जो सर्फेक्टेंट को बढ़ाती हैं, अगर माँ को हाइपरटेंशन है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, या ट्विन है, या फिर हमारा कॉर्टिसोल जो है ना वो लेबर के दौरान रिलीज़ होता है, वो हाथ से ज़्यादा रिलीज़ हो गया। लेकिन जो अगर माँ को हाइपर इंसुलिनिज़म है तो इसके अंदर सर्फेक्टेंट जो है ना बहुत कम होगा, ठीक है। तो माँ ने अगर इंसुलिन ज़्यादा लगा दिया उसके लंग्स जो है ना वो उड़ जाएंगे, ठीक है। अब कम्प्लिकेशन पीडीए है, पेटेंट एक्टिव हेमरेजेज होगा, बाकी कोई चेस्ट एक्सरे करवा लो, सेप्टिक्स देख लो, एबीजी देख लो, पल्स ऑक्सीमीटर देख लो, ब्लड शुगर, कैल्शियम लेवल, ईसीजी देख लो। मैनेजमेंट में आपने थर्मो न्यूट्रल इन्वायरमेंट देखना है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट देखने, मिनिमल हैंडलिंग ऑफ दी बेबी देख लेनी है। बाकी आप कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर देख लो। प्रिवेंशन किसे करना है, अवॉइड करो आप सी सेक्शन को, उसको स्ट्रेस कम से कम दे दो, आपके पास जो है ना वो अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट दे दो, एडमिनिस्ट्रेशन डेक्सामेथासोन, उसको स्टीराइडल जो है ना वो चीज़ें दो, तो उसके बाद जो है ना उसका सारे का सारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। बाकी बर्थ एस्फिक्सिया आपने शायद पढ़ा होगा, लेक ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू फेलियर ऑफ इनिशिएशन ऑफ ब्रीथिंग हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रही, जिसकी वजह से हमारे पास उसकी जो है ना वो पैदाइश के वक्त ही जो है ना वो हाइपोक्सिया के अंदर चला गया टिश्यू में। मेटरनल काज है, प्लेसेंटल काज है, फीटल काज, ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया। सीएनएस जब नहीं जाएगी तो वहाँ से लीक होगा, सेरिब्रल एडीमा हो जाएगा। एसिडोसिस होगी तो लैक्टेट का एसिड जो है ना वो ज़्यादा होगा, ठीक है। फेलियर ऑफ एनर्जी डिपेंडेंट आयनिक पंप सारे उसके ख़राब हो जाएंगे। फुल टर्म बेबी में नेक्रोसिस होगी, कॉर्टिकल की, पैरासाजिटल इस्कीमिक स्कीन, फोकल सीयर, हेमिप्लेजिया, बेजल गैंग्लिया जो डैमेज होगा, और इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। खुद यार थोड़ा सा दिमाग पे जोर, तो इजीली हर चीज़ आप लिख सकते हो। अल्ट्रासाउंड में आप देखेंगे तो डिक्रीज फीटल एक्टिविटी है, थिक मिकोनियम लिक्विड होगा, बाकी वगैरह हाइपोक्सिया, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, और बाकी शॉक वगैरह की कंडीशन होगी। इस बच्चे को आपने बर्थ एस्फिक्सिया में क्या करना है, नर्स करना है थर्मो न्यूट्रल इन्वायरमेंट में, वाइटल चेक करो, पेशाब उसका इनपुट आउटपुट रिकॉर्ड कर लो, एनजी पास कर दो, ग्लूकोज देख लो, एबीजीज देख लो, ऑक्सीजन और इंट्रा आईपीपी देख लो, ठीक है। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। एसिडोसिस को ठीक करने के लिए बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट दे दो, इलेक्ट्रोलाइट ठीक कर लो। सीएनएस में अगर उसको सीजर है तो फिनोबार्बिटोन दे दो, एडीमा है तो मैनिटोल दे दो ताकि उसका पानी ज़्यादा निकल जाए। हाइपोटेंशन है तो आइनोट्रोपिक सपोर्ट दे दो, कार्डिक फेलियर तो डाइजॉक्सिन या आइनोट्रोपिक सपोर्ट। रीनल में यूरिन आउटपुट देख लो, पल्मोनरी में एपनिया और CO2 रिलैक्सेशन और जीआईटी में ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। तो हमारे पास कुछ न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट हमारे पास आती हैं। लिपिड हमारे पास जो है ना वो कह रहे ब्रेस्ट मिल्क जो है ना वो सबसे पहला जो माँ का दूध, बॉयज़ माँ का दूध जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो है ना वो मोस्ट इफेक्टिव टॉलरेटेड फूड है बच्चों के लिए। अब अगर आपने बच्चे का वेट मेंटेन रखना है तो उसको डेली 50 से 60 किलो कैलोरी पर केजी पर डे के हिसाब से, अगर आप चाहते हैं बच्चा मेरा मोटा ताज़ा हो तो गर्ल्स उसको 100 से 120 किलो कैलोरी पर केजी पर डे के हिसाब से आपने इतना उसे खिलाना है, उतना दूध पिलाना है। तो यहाँ पे MCQ है कि कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, 50% आपको चाहिए कार्बोहाइड्रेट, 35% लिपिड चाहिए, और हमारे पास 15% जो है ना सिर्फ प्रोटीन चाहिए। बाकी वो कह रहा है कि जब बच्चा डिमांड करता, फुल टर्म का अगर बच्चा है तो जब वो डिमांड करे तब उसको खिलाओ, अगर प्री टर्म का तो उसको जो है ना वो बोतल, ब्रेस्ट या गेवाज के ज़रिए खिलाओ। अगर लेस दैन 34 वीक है तो फीडिंग ट्यूब उसके अंदर डालनी पड़ेगी। अगर वेट कम है तो कंटिन्यूस गैस्ट्रिक फीडिंग करेंगे, विटामिन सप्लीमेंट दो, फोलिक एसिड सप्लीमेंट दो, हीमोलिटिक एनीमिया ना हो जाए। बाकी ये फ्लूइड थेरेपी फॉर इन्फेंट के लिए अगर फुल टर्म है तो डे 1 के ऊपर 40 ml पर केजी, डे 2 पे 60, 80, 100, 120, 180।
अगर प्री टर्म है तो 60, 80, 100, 121 और 200 से 220 तक। अगर वो फोटोथेरापी के ऊपर है तो हमें ज़्यादा 30 ml मज़ीद बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो रेडिएंट हीटर के ऊपर है तो फिर हमें मज़ीद बढ़ाना। TPN टोटल पारेंटल न्यूट्रिशन जब कुछ भी नहीं खा रहा तो हमने IV जो है ना वो फैट कार्बोहाइड्रेट वो देने हैं, ठीक है। सप्लीमेंटेशन न्यूट्रिएंट इसमें कह रहा है कि हमने जब बच्चे को जो है ना 2 हफ्ते के लिए NPO रखना, जिस तरह उसको नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस था, हमने उसको कुछ नहीं खिलाना तो हम उसको क्या करेंगे फिर टोटल पारेंटल पे ले जाएंगे। जब पीरियड ऑफ पुअर इंटेक है 2 से 3 जो हमारे पास लो बर्थ वेट में प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइनल फेलियर है, हर्निया है, उसको ट्रेकोएसोफेजियल फिस्टुला है, आपने ट्रीटमेंट के लिए उसको जो है ना वो NPO रख लेना है, ठीक है। कंजेनिटल मालफॉर्मेशन मेकोनिमिलिया से बाकी मॉनिटर कैसे करना, डेली वेट देखो, पेशाब देखो, इनपुट आउटपुट पेरिफेरल वेन में देख लो प्लेस में, फैट सोल्यूशन जो है ना वो लाजमी देने हैं, ठीक है। और नो फैट इफ़ ऑन, अगर फोटोथेरापी पे तो फिर कभी आप फैट ना दो, ठीक है। कंट्रोल करो हाइपरग्लाइसीमिया को, ब्लड प्रेशर चेक करो। बाकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं, डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट, हिपैटिक इशू, हाइड्रोनीमोथोरैक्स हो गया, स्किन हो गया, बाकी हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह हमारे पास हो सकती हैं, ठीक है। हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया के बारे में थोड़ी सी बात देख लो। अगर 36 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है बच्चे का कोर टेम्परेचर, हाइपोथर्मिया है। हीट कैसे लॉस हो रही है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और हमारे पास इवेपोरेशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और हमारे पास इवेपोरेशन, CCRI। रिस्क फैक्टर क्या है, अगर उसका सबक्यूटेनियस फैट ही बहुत कम है, बॉडी का फैट उसको हीट से प्रिवेंट करता है, अगर फैट ही कम है तो आप देखोगे रिड्यूस को ब्राउन फैट स्टोर है, शीवरिंग कर रहा है, वेजो कंस्ट्रिक्शन कर रहा है, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन में हमारे पास सबक्यूटेनियस फैट बहुत कम है, बॉडी वेट, बर्थ एस्फिक्सिया इसके अंदर, कूल टू टच, आपने हाथ लगाया ठंडा है, वीक कराया है, उसकी एक्टिविटी कम है। देखो ना जब ठंड लगती है तो हर चीज़ कमी हो जाती है, स्लो हार्ट रेट है, साइनोज है, बाकी इसमें कह रहे जो कम्प्लिकेशन क्या है, एवरीथिंग डिक्रीज विद डिक्रीज। जब टेम्परेचर कम होगा तो हर चीज़ आपने कम कर देनी है, ग्लूकोज भी कम कर देना है, pH एसिडोसिस में pH भी कम होगी तो एसिडोसिस हो जाएगी, ऑक्सीजन कम होगी, हाइपोक्सिया होगा, डिक्रीज परफ्यूजन होगा और साइनस ब्रेडिकार्डिया और एपनिया होगा। फिर कोर टेम्परेचर अगर 37.5 से ज़्यादा, ये 36 से कम था, ये 37.5 से अगर ज़्यादा तो इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन, ओवर रैपिंग, मेटरनल फीवर ड्यूरिंग दी डेफिशिएंसी, बाकी ब्राउन फैट में वगैरह हमारे पास ये इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, इंक्रीज ऑक्सीजन, टैकीकार्डिया, टैकीपनिया, इरिटेबिलिटी, डिहाइड्रेशन, एसिडोसिस, ब्रेन डैमेज और डेथ इवन हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। बाकी ये है कि हाइपो में कमी हो रही थी, सर्दी लग रही थी, तो इसके अंदर वो कह रहा है कि हमारे ब्लड इशू में डिसेमिनेटेड इंटरवैस्कुलर कोगुलेशन, फट सकती हैं इंटरवेंट्रिकुलर हेमरेजिस, पल्मोनरी हेमरेजिस, प्रिवेंट करना है आपने, ठीक है। रिमूव करना है प्रेसिपिटेटिंग इशू को, डोंट बाथ है, बच्चे को नहलाना नहीं है, ठीक है। ड्राई दिन फैट खुश्क रखो, रेडिएंट वार्मर यूज़ करो, ठीक है। 22 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से 28 से 26 से 28 तक जो है ना वो आप देख लो, जहाँ से उसका स्लो रीवार्मिंग हो गया। फुल टर्म के लिए रेडिएंट वार्मर है, प्री टर्म इंक्यूबेटर होती हैं, उसके अंदर आप जाकर बाकी ऑक्सीजन कंजप्शन जो है ना वो मिनिमल एट द टेम्परेचर में। बाकी हाइपरथर्मिया में क्या है, अगर उसको गर्मी लग रही है तो इसका मतलब कोई सेप्सिस चल रहा है, तो इन्फेक्शन को ट्रीट करो, बाकी जो भी क्लॉथिंग वगैरह वो देख लो इसकी, वो ठीक करा दो तो आपके पास जो है ना वो हो जाएगा। तो मैंने यार अगर मैं हूँ तो मैं इतना ही कर लूँ न्यूनेटोलॉजी के बारे में। आज असल में मेरी तबीयत जो है ना वो बड़ी नासाज थी, तो इस वजह से मैंने बुक से कवर करवा दिया। एटलीस्ट इतना कर लोगे तो न्यूनेटोलॉजी इंशाल्लाह आपकी बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि अब आपका बहुत से MCQ जो है ना क्लियर हो गए, तो अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ जो है ना वो ये हमने सारे का सारा ये इसके अंदर कवर कर लिया है, ठीक है। फिर भी कोई गलती हो, कोई कोताही हो तो आज के लिए माजरत चाहता हूँ, ठीक है। तो जॉन्डस भी हो गया, मैं मेजर हमने टॉपिक कर लिए, बाकी MCQs के लिए इंपॉर्टेंट थे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप कोई भी रिस्क ना लें, जब बुक में दिया हुआ तो लाजमी पढ़ लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।